हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। होप सो आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी मे 22 अटैम्प्ट के लिए। तो हमने कल टैक्स ऑडिट की क्लास रिकॉर्ड की थी यूट्यूब पे। होप सो आपने देख ली होगी। कमेंट्स भी मैंने देखे, बच्चों ने काफ़ी बोला हेल्पफुल है। और आपको होप सो क्लोजेस याद हो गए होंगे उस क्लास से। तो आप एक दो बार उसको देखेंगे तो आपको क्लोजेस सारे रिमाइंड हो जाएंगे। तो आज हम लॉ की रिवीजन करने जा रहे हैं। दैट इज लास्ट डे रिवीजन, 1 डे रिवीजन मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम फटाफट टाइम वेस्ट बिना किए आज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप अपनी दी के साथ, सीए नेहा हिमानी के साथ करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हमारा पैटर्न क्या रहेगा पहले मैं वो बता दूं रिवीजन का। तो हम लॉ की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मैं सबसे पहले आपको कंपनी लॉ कंप्लीट करवाऊंगी, फिर हम इकोनॉमिक लॉ कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद आपको आरटीपी एमटीपी, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी की एक फाइल आज शेयर हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने चैप्टर वाइज बाइफ्रिकेट कर दिया है। तो जैसे जैसे आप ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, मान लीजिए आज मैंने आपको 5 चैप्टर्स करवा दिए इस रिवीजन में, तो आप वो जो फोल्डर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें इस अटेम्प्ट के लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी, दोनों एमटीपी सीरीज 1 एंड सीरीज 2 एंड आरटीपी बाइफ्रिकेट है चैप्टर वाइज। तो आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर देखने हैं, क्योंकि लेटेस्ट तो हमें करके ही जाने हैं। और अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज की है तो अपने पास्ट ईयर के भी अप्रोक्स अप्रोक्स कर लिए होंगे। तो देखिए बच्चे, हमारा आज का पैटर्न क्या है, आज हम क्या क्या करने वाले हैं कवर अप। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, अमालगमेशन, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, फॉरेन कंपनी, एनसीएलटी, स्पेशल कोर्ट, और उसके अलावा अगर टाइम बचता है तो मिसलेनियस। क्योंकि पहले से ही बहुत टाइम हो चुका है, हम इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास, तो अप्रोक्स 10 to 11 तो इसी में हो जाएंगे आज के। तो आज हम ये वाली क्लास रिकॉर्ड करेंगे। तो अपनी नींद को सेक्रीफाइस कीजिए और क्लासेस देखिए। 1 डे रिवीजन इज वेरी बेनिफिशियल, वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अप्रोक्स आप कम से कम डिफरेंसेस, अब मैं ये कहूंगी कि 80% लो आपको आ जाएगा ये क्लास देखने से। और आप हैव टू कि स्टडी मैट के क्वेश्चन, एमसीक्यू की बुकलेट, और जो मैं आज फाइल शेयर करने वाली हूँ आरटीपी एमटीपी की, वो आप करके जा रहे हैं पेपर में। तो ये तो आपका होना ही होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं करते हैं सबसे पहले ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है क्या। ऑपरेशन मतलब कि हमें कोई ऑपरेस कर रहा है, हमें कोई डोमिनेट कर रहा है। मिसमैनेजमेंट मतलब कि मिसमैनेज है, हमारी कंपनी मैनेज नहीं है प्रॉपर तरीके से, मतलब कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रही है, जो रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम किसको कंप्लेन फाइल करेंगे। तो मैं आपको पहले भी कई बार जब भी करवाती हूँ तो आपको बता चुकी हूँ कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, अमालगमेशन, वाइंडिंग अप और आईबीसी, इन 4 चैप्टर्स की पावर किसके पास है, एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में भी हम किसके पास जाएंगे केस फाइल करने, ऑपरेशन एंड एनसीएलटी के पास। तो अब चलते हैं चैप्टर के अंदर। हमेशा की तरह जिस तरह मैं बोलती हूँ, बुक बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, कोई नोट्स ओपन करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ सुनिए और देखिए। सिर्फ यहाँ पे याद होना चाहिए आपको, ओपन बुक एग्जाम नहीं है हमारा लॉ का, तो यहाँ पे रिमाइंड होगा तो वहां पे लिख पाओगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सेक्शन हमारा सेक्शन 244। सेक्शन 244 क्या कहता है, हु कैन अप्लाई। कौन अप्लाई कर सकता है। अब मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, मैं उसकी शेयर होल्डर भी नहीं हूँ, मेंबर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो क्या मैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकती हूँ, नहीं। क्योंकि कोई रिलेशन तो होना चाहिए ना, हम किसी कंपनी के खिलाफ अगर O&M का केस फाइल करना चाह रहे हैं तो हु कैन अप्लाई। तो इसमें 2 पार्ट में बाइफर्केट किया गया, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब ये 1 डे रिवीजन है तो मुझे उतना ही फास्ट भी करवाना पड़ेगा आपको। तो देखिए हैविंग शेयर कैपिटल में कितना है, 1/10 1/10 100।
1/10 of total number of members, 1/10 of issued share capital and 100 members whichever is lower. lower लिखना मत भूलिएगा पेपर में, तो whichever is lower क्या क्या है, 1/10 of total number of members, 1/10 of issued share capital और 100 members. फिर उसके बाद not having share capital में नॉर्मल है 1/5 of total number of members, क्योंकि कैपिटल तो है नहीं, तो इन्होंने बोला 1/5 of total number of members. ध्यान रखिएगा एनसीएलटी इस लिमिट को वेव ऑफ भी कर सकती है अगर आपके ग्राउंड्स जेन्युइन है, तो मतलब अगर आपका जो मुद्दा है वो जेन्युइन है, मतलब कंपनी में एनसीएलटी को रीजन टू बिलीव है कि सचमुच में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो अगर आप ये लिमिट पूरी भी नहीं कर रहे हैं तो एनसीएलटी इसको वेव ऑफ कर सकती है. एक और क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में आता है, कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की अगर एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है और आफ्टर डैट वो विड्रॉ कर लेते हैं कुछ मेंबर्स, कुछ जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो बाद में विड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या उसका इंपैक्ट होगा, तो क्या लिखेंगे हम, नो इम्पैक्ट. नाउ इट्स ऑन एनसीएलटी डिस्क्रिशन कि वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी, हमारे हाथ में नहीं है. अगर सभी के सभी मेंबर्स भी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं तो एप्लीकेशन स्टिल मेंटेनेबल रहेगी, क्योंकि अब एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, विड्रॉल का कोई इफेक्ट नहीं है, डजंट मैटर. ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 244 हु कैन अप्लाई. हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. हैविंग शेयर कैपिटल में 100, 1/10, 1/10, 1/10 इशूड शेयर कैपिटल का, 1/10 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का. नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. एनसीएलटी इस लिमिट को वेव ऑफ भी कर सकती है और साथ में आफ्टर विड्रॉल का कोई इंपैक्ट नहीं है. तो ये हुआ कि मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं. सेक्शन 244 कहता है O&M की कंप्लेन ऑन एनसीएलटी. फिर उसके बाद 245 सेक्शन एक और आया, क्लास एक्शन. इस सेक्शन का मीनिंग क्या है, क्लास एक्शन. क्लास एक्शन का मतलब है कि हम एनसीएलटी के पास एक साथ, मतलब झुंड कह लो, एक साथ सभी मेंबर्स जाके फाइल कर रहे हैं एक कंपनी के खिलाफ केस. क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई शेयर होल्डर रिलायंस का एमपी में है, कोई शेयर होल्डर कहाँ पे है, कोई शेयर होल्डर राजस्थान में है, कोई हरियाणा में है, तो वो अलग अलग एनसीएलटी में जाके केस फाइल करेंगे. तो सिंगल कंपनी के अगेंस्ट अलग अलग एनसीएलटी में एक ही मैटर को लेके केस फाइल हो गए, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, जुडिशरी भी बहुत ज्यादा हार्म करेगी, मतलब उसको भी बहुत ज्यादा वो होगा, हेक्टिक होगा कि भाई हर जगह अलग अलग जजमेंट दिए जा रहे हैं एक ही मैटर को लेके. तो क्लास एक्शन जैसा कंसेप्ट आया. ये क्या कहता है कि आप सभी शेयर होल्डर्स मिलके एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर कर लीजिए, जैसे कोई एडवोकेट जो भी कोर्ट में आपके बिहाफ पे जा सके, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर कर लीजिए, वो आपके बिहाफ पे कोर्ट एक ही सिंगल ट्रिब्यूनल में केस फाइल करेगा. तो एक सेक्शन है हमारा एनसीएलटी में, हम करेंगे 432. ये क्या कहता है कि आप सिंगल ट्रिब्यूनल में आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, ये सेक्शन पावर देता है. तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जो पावर देता है कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपने बिहाफ पे भेज सकते हैं कोर्ट के अंदर, तो ये वाला सेक्शन है. मतलब हम खुद ना जाएं, हमारे बिहाफ पे कोई एडवोकेट या कोई और चला जाए जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, तो वो ये सेक्शन पावर देता है. कौन सा सेक्शन, 432 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो अब 245 सेक्शन है क्लास एक्शन का. क्लास एक्शन ने अपनी लिमिट बताई, तो इसने लिमिट को कैसे डिस्क्राइब किया बच्चे, इसने डिपॉजिटर्स को अलग पावर दी, कैपिटल को अलग, मेंबर्स को अलग. डिपॉजिटर्स में अब 245 का मैं हमेशा कहती हूँ कीवर्ड है 5. क्यों कीवर्ड है, 100 डिपॉजिटर्स, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स इन वैल्यू विच एवर इज लोअर. फिर कैपिटल में अगर लिस्टेड कंपनी है 2% और अनलिस्टेड कंपनी है 5%, और मेंबर्स में 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लोअर. तो ये लिमिट बताई 245 ने. क्या लिमिट बताई, डिपॉजिटर्स 100, 5%, 5%, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स इन वैल्यू. फिर उसके बाद कैपिटल में 2% लिस्टेड कंपनी के केस में, 5% अनलिस्टेड कंपनी के केस में इशूड शेयर कैपिटल का. लिस्टेड में 2% क्यों बोला, वहां पे फ्रॉड के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, तो इसलिए वहां पे कम मेंबर्स भी अप्लाई कर देंगे तो
एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है। मेंबर्स के केस में अगर ओनली मेंबर्स फाइल करना चाहते हैं तो 100 और 5% विच एवर इज लोअर। अब हर जगह 5 है तो इसका 5 इज द कीवर्ड। फिर उसके बाद अब पता कैसे लगेगा मैम कि 245 फिट हो रहा है 244, या तो आईसीए खुद बताएगा पेपर में कि 244 लगाना है या 5 लगाना है, या फिर आपको बताया जाएगा कि डिपॉजिटर्स है तो 244 डिपॉजिटर्स को पावर नहीं देता है, या फिर क्लास एक्शन वर्ड यूज किया जाएगा, या फिर लिस्टेड अनलिस्टेड में बाइफरकेट किया जाएगा मेनली कंपनी को। मतलब आप स्टार्टिंग में देखिएगा कि लिस्टेड वर्ड यूज किया गया है उसके अंदर, तो अगर ऐसा कोई वर्ड यूज किया गया है तो फिर आपको 245 फिट करना है। ठीक है, तो 245 फिट करने के कौन कौन से चांसेस है, या तो डायरेक्ट सेक्शन नंबर कोट होगा, या क्लास एक्शन, या डिपॉजिटर्स, या फिर लिस्टेड अनलिस्टेड में बाइफरकेशन होगी। तो ये था हमारा क्लास एक्शन। फिर इतने लोग अप्लाई करेंगे पर कुछ ग्राउंड्स भी तो होने चाहिए O&M के, ग्राउंड्स ऑफ अपील कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कंपनी में हुआ है, ऐसा कोई ग्राउंड भी तो होना चाहिए। तो ग्राउंड क्या होगा बच्चे, इन्होंने बताए 6 ग्राउंड। सबसे पहले प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मतलब कंपनी ऐसा काम कर रही है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। मटेरियल चेंज इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप और मैनेजमेंट में कोई बहुत ज्यादा मटेरियल चेंज हुआ है, मटेरियल चेंज इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। फिर उसके बाद सीजी सुओमोटो। अब सुओमोटो डिलीट होके सीजी में 4 ग्राउंड और दिए गए। कौन कौन से, या तो फ्रॉडुलेंट अफेयर्स है कंपनी में, फ्रॉडुलेंट अफेयर्स है कंपनी के, डीफ्रॉड कर रही है अपने क्राइटर या मेंबर के साथ, ठीक है, डीफ्रॉड कर रही है अपने क्राइटर मेंबर के साथ, साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रही है, और इंजरी पहुंचा रही है अपने ट्रेड इंडस्ट्री या ट्रेड को इंजरी पहुंचा रही है। ठीक है, तो ये 6 ग्राउंड है ग्राउंड्स ऑफ अपील के। कौन कौन से, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मटेरियल चेंज इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 ग्राउंड है, फ्रॉडुलेंट अफेयर्स है कंपनी के, डीफ्रॉड कर रही है क्राइटर मेंबर्स के साथ। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रही है, और इंडस्ट्री ट्रेड को इंजरी पहुंचा रही है। तो ये हमारे ग्राउंड्स हो गए 241 के। अगर इसी किसी ग्राउंड में कंपनी फॉल कर रही है तो उस पर O&M का केस फाइल हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई ग्राउंड है, मतलब मान लीजिए कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, कंपनी को कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, ऐसा कोई ग्राउंड है तो इट इज नॉट एन O&M अकॉर्डिंग टू अपने O&M चैप्टर में एज पर कंपनीज एक्ट 2013। 242 में पावर्स है ट्रिब्यूनल की, तो ट्रिब्यूनल पावर यूज करके ऑर्डर पास कर सकता है। कैसा ऑर्डर, रेगुलेट कर सकता है कंपनी को, कॉस्ट इंपोज कर सकता है, मॉडिफाई, टर्मिनेट, सेट असाइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी के साथ हुआ है कंपनी का, या किसी डायरेक्टर के साथ हुआ है, डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है नए डायरेक्टर्स को, पुराने डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है। तो ये ट्रिब्यूनल की सेट ऑफ पावर्स है। कौन सी ये पावर सारी क्या है कि इट इज नॉट द प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मतलब कि पब्लिक पॉलिसी के फेवर में कोई ऐसा डिसीजन लेता है ट्रिब्यूनल इन पावर्स को यूज करके, और ये फिर ऑर्डर आरओसी को 30 डेज में सबमिट हो जाता है। ठीक है, फिर 243 सेक्शन एक लास्ट क्या कहता है कि जो ऑर्डर पास हुआ है ट्रिब्यूनल का उसे कोई टर्मिनेट या मॉडिफाई नहीं कर सकता 5 ईयर्स तक विदाउट द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी इस ऑर्डर को मॉडिफाई या टर्मिनेट नहीं कर सकता फॉर द 5 ईयर्स। मतलब मान लीजिए कोई डायरेक्टर रिमूव कर दिया गया 242 के अंदर, तो वो 5 ईयर्स तक किसी भी कंपनी में वापस अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उस ऑर्डर से एग्रीव्ड पार्टी को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, कंपनसेशन क्यों नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट था या कोई ऐसा वो था कॉन्ट्रैक्ट था जिसे ट्रिब्यूनल ने सेट असाइड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया या वॉइड कर दिया, तो वो पार्टी कंपनसेशन नहीं मांग सकती, या डायरेक्टर को रिमूव कर दिया तो वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। तो 243 कहता है नो कंपनसेशन। ठीक है, और साथ में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर 3 महीने पहले एप्लीकेशन करने के 3 महीने पहले सेल परचेज हुई है तो ट्रिब्यूनल उसको रिवर्ट बैक करवा सकता है अंडर सेक्शन 242। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कितने मंथ पहले, 3 मंथ्स पहले कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टी सेल परचेज हुई है तो ट्रिब्यूनल उसको रिवर्ट बैक करवा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। छोटा सा चैप्टर है, इजी है, 4 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है।
5 सेक्शन का चैप्टर है। 246 सिंपल नॉर्मल है कि वाइंडिंग अप के प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर ट्रिब्यूनल अपनी पावर्स यूज करके वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देता है तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो वाइंडिंग अप चैप्टर है वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा इस कंपनी पे। तो 244 क्या था हमारा, हु कैन अप्लाई। 245 क्लास सेक्शन, तो ये दोनों सेक्शन लिमिट्स बताते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है O&M के लिए। फिर उसके बाद 241 तक ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील आप इन ग्राउंड्स को लेके ट्रिब्यूनल में जाएंगे। स्पेसिफिक 6 ग्राउंड्स बताए हुए हैं। 242 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। 243 की 5 साल तक जो ऑर्डर पास हुआ है उसको कोई टर्मिनेट मॉडिफाई नहीं करेगा और कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये O&M चैप्टर था। वीडियो देखने के बाद होप्स हो आप स्टडी मैट के क्वेश्चन और जो मैं फोल्डर शेयर करूंगी आपके साथ जिसमें इस बार के MTP RTP चैप्टर वाइज बाइफरकेट किए गए हैं तो वो जरूर कर लीजिएगा। 60 पेज की PDF है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा कंपनी लॉ इकोनॉमिक लॉ पूरा है इस बार के RTP MTP, तो वो जरूर देख के जाने आपने। अब हम चलते हैं अमालगमेशन की तरफ। तो बच्चे स्टार्ट करें अमालगमेशन चैप्टर। अमालगमेशन चैप्टर जो हमारा है जिसे हम अगर अपने स्टडी मैट में बोले तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जो चैप्टर है बच्चे वो 230 से लेके 240 तक 10 सेक्शंस का ये चैप्टर है। अगेन वही 4 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। अगर केस बेस्ड सिनेरियो में आ जाए तो हमारा हर चैप्टर 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो अब हम देखते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अभी हमने किया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो 230 से 240 तक ये सेक्शंस कवर करता है। सेक्शन 231 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये क्या कहता है कि किसी कंपनी में कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट होने जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि एक सेटलमेंट हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जुगाड़ अगर हम हिंदी में बात करें तो मतलब मर्जर नहीं हो रहा है। जो हम अपने अकाउंट्स में पढ़ते हैं मर्जर, तो वो नहीं है मर्जर इन द केस ऑफ मर्जर इन द केस ऑफ परचेज। वो मर्जर नहीं है कि कोई बाहर की कंपनी हमें एक्वायर कर रही है या हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं या दोनों कंपनियां मिलके कोई नई कंपनी बना रही है। तो दिस इज नॉट लाइक दैट, तो ये नहीं है। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट क्या है हमारा, कंपनी या क्राइटर के बीच में हो रहा है, कंपनी या मेंबर के बीच में। आपने सुनी होगी ये टर्म, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या डेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक कंपनी के अंदर ही सेटलमेंट हो रहा है कंपनी या मेंबर्स के बीच में, कंपनी या क्रेडिटर्स के बीच में, जिसे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या डेट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी लॉस में जा रही है, अब कंपनी रिवाइव होने की कोशिश कर रही है, तो कंपनी में एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। मतलब कि सब अपना अपना लाइबिलिटी पार्ट जो है वो वेव ऑफ करने जा रहे हैं। प्रेफरेंस अपना डिविडेंड वेव ऑफ कर देते हैं, डेट अपनी लाइबिलिटी वेव ऑफ कर देते हैं, रीशेड्यूलमेंट हो जाता है लोन्स का, पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइड कर दी जाती है स्मॉल स्टॉक्स में और बोनस शेयर्स दे दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के बिहाफ पे। तो ये होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो कंपनी में अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या डेट रिकंस्ट्रक्शन होने जा रहा है कंपनी क्रेडिटर कंपनी मेंबर्स के बीच में, तो सेक्शन 230 कहता है ये प्रोसेस कैसे होगा। हम एनसीएलटी के पास जाएंगे। एनसीएलटी बोलेगा विद इन 1 मंथ 30 डेज में एक मीटिंग कंडक्ट करो जिसका नोटिस सभी को जाएगा, नोटिस टू ऑल। जो पर्सन इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से अफेक्ट होगा उसका नोटिस सभी को जाएगा। तो एक मीटिंग कंडक्ट करो। मीटिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें 3/4 इन वैल्यू एंड मेजॉरिटी इन नंबर फेवर में चाहिए इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के। दोनों है एंड है बीच में, ध्यान रखिएगा। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। 3/4 इन वैल्यू, मान लीजिए 10 लाख शेयर्स हैं तो 10 लाख का 3/4 और 1 लाख शेयर होल्डर हैं तो मेजोरिटी नंबर मतलब कि 51,000 शेयर होल्डर अग्री होने चाहिए। तो 50,001 कह दीजिए। तो 3/4 इन वैल्यू एंड मेजोरिटी नंबर अगर इतने अग्री हो जाते हैं तो हम एनसीएलटी के पास फिर से जाएंगे। हमने मीटिंग कंडक्ट कर ली है, जो ऑर्डर पास कर देगा, जो ऑर्डर आरओसी को 30 डेज में सबमिट हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 90% क्राइटर्स पहले से ही एफिडेविट दे दें कि हम इस अरेंजमेंट के फेवर में हैं तो ये मीटिंग कंडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर पास हो जाएगा।
90% क्रेडिटर गिव एफिडेविट दैट दे डोंट हैव ऑब्जेक्शन फॉर द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, तो आपका डायरेक्ट ऑर्डर पास हो जाएगा, यू डोंट हैव टू बी कंडक्ट अ मीटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई कितने लोग ऑब्जेक्शन कर दें इस मीटिंग में, कि उनका ऑब्जेक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो उन्होंने बोला 5% ऑफ शेयर होल्डिंग, 10% ऑफ डेट होल्डिंग, अगर ऑब्जेक्शन कर दें तो उनका ऑब्जेक्शन कंसीडर किया जाएगा। मतलब कहने का कि उनका ऑब्जेक्शन पहले रिजोल्व किया जाएगा, फिर ये ऑर्डर पास होगा। तो इनका ऑब्जेक्शन रिजोल्व करना पड़ेगा कितने, नॉट लेस देन 5% ऑफ शेयर होल्डिंग, 10% ऑफ डेट होल्डिंग। तो ये हमारा था 230 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। इसी के कोरस्पॉन्डेंस एक सेक्शन है बच्चे 232। 232 क्या कहता है हमारा, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हमने बात की, ये कहता है मर्जर एंड अमालगमेशन प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मर्जर अमालगमेशन होने जा रहा है। मर्जर अमालगमेशन कहने का मतलब क्या है कि कोई कंपनी हमें एक्वायर कर रही है, हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, या दो कंपनियां मिलकर नई कंपनी बना रही हैं, तो उसे कहते हैं मर्जर अमालगमेशन। जो हम अकाउंट्स में पढ़ के आते हैं तो वो उसी की बात हो रही है, मर्जर अमालगमेशन। तो इसके अंदर कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, इसमें मर्जर अमालगमेशन हो रहा है। तो इसके अंदर इन्होंने बोला 232 में कि 230 वाला प्रोसीजर ही फॉलो कर लो पूरा एज इट इज। पर आपके जो ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी है, वो अपने ऑर्डर में क्या मेंशन करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई है, ट्रांसफर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एम्प्लॉय हुए हैं, पीसी, डिसेंटिंग शेयर होल्डर के लिए प्रोविजन जो फ्रैक्शन में रह जाते हैं, और कंपनी का डिसोल्यूशन हुआ है विदाउट वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं गई फिर भी डिसोल्व हो गई है। तो ये ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में पास करते हुए लिखता है। और अपॉइंटेड डेट का एक कंसेप्ट आया था। अपॉइंटेड डेट का मतलब है कि कब माना जाएगा कि अमालगमेशन कंपनी में लॉन्च हो चुका है, तो वो कंपनी की डिस्क्रिशन है कि वो कब मानती है। जब ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया, जब हमने मीटिंग की, जब ऑर्डर पास हुआ है, जब आरओसी को सबमिट हुआ है, तो वट एवर द डेट यू विल डिसाइड अपॉइंटेड डेट एज अ मर्जर अमालगमेशन लॉन्चिंग डेट, ठीक है। तो ये था हमारा 232। तो 230 हमारा क्या था, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। 232 था हमारा मर्जर अमालगमेशन। ऐसे पेपर में कभी भी नहीं बताएगा खुद से कि कौन सा सेक्शन हिट हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। कहीं मर्जर वर्ड यूज हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है, 232 लग रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डेट रिकंस्ट्रक्शन या नॉन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यूज हुआ है, तो विच इज 230 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। फिर उसके बाद बीच में एक सेक्शन 231 वन लाइनर है कि ट्रिब्यूनल के पास, एनसीएलटी के पास पावर है कि कंपनी वाइंडिंग अप में जा सकती है। मतलब एनसीएलटी के पास पावर है कि वो ऑर्डर पास कर सकती है, कंपनी को वाइंडिंग अप में भेज सकती है अगर कंपनी अपने डेट पे नहीं कर पा रही। इफ कंपनी इनकैपेबल टू पे इट्स डेट्स, तो कंपनी पे वाइंडिंग अप के ऑर्डर पास हो सकते हैं अंडर सेक्शन 231। फिर उसके बाद 233 हमारा है फास्ट ट्रैक मर्जर। ये क्या है फास्ट ट्रैक मर्जर? फास्ट ट्रैक मर्जर किसे कहते हैं? फास्ट ट्रैक मर्जर मतलब स्पीडी मर्जर। मतलब हम 232 में इतना बड़ा प्रोसेस करते हैं, एनसीएलटी को एप्लीकेशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उससे अच्छा ये कहते हैं एनसीएलटी इज अ प्रिंसिपल। तो एनसीएलटी के पास जाने से अच्छा है कि ये कहते हैं आप आरओसी के पास चले जाइए। पर फास्ट ट्रैक मर्जर लगता किस पे है? होली ओन सब्सिडरी और स्मॉल कंपनी पे। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई थी, अब 220 करोड़ है, 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल एंड 20 करोड़ टर्नओवर। अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर इसी लिमिट के अंदर है तो उसे स्मॉल कंपनी कह दिया जाएगा और उसमें फास्ट ट्रैक मर्जर भी लग जाएगा। मतलब अगर कंपनी कभी मर्जर करवाना चाहती है तो फास्ट ट्रैक मर्जर में जा सकती है। फास्ट ट्रैक मर्जर किस पे लगता है बच्चे? होली ओन सब्सिडरी और अ स्मॉल कंपनी। फिर उसके बाद हम किसके पास जाएंगे? यहाँ पे हम जाएंगे आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर और पर्सन अफेक्टेड, इनके पास जाएंगे कि भाई हमने फास्ट ट्रैक मर्जर करना है। ये कहेंगे कि 2 मीटिंग कीजिए, एक क्राइटर की एक मेंबर की, 90% फेवर में होने चाहिए क्योंकि छोटे लोग इन्वॉल्व हैं, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड मेजोरिटी नंबर क्राइटर के केस में। तो अगर इतने अग्री हो जाते हैं फिर हम वापस किसके पास जाएंगे? जिसके पास गए थे, हु इज दैट? आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर। फिर उसके बाद हम एनसीएलटी सॉरी किसके पास जाएंगे? हम सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगा अगर सीजी को ओके लगता है, जो ऑर्डर आरओसी को 30 डेज में सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, आरओसी को ओके लगे या ना लगे। आरओसी को चाहे ओके लगे चाहे ना लगे, सीजी को अगर ओके लगता है तो वो ऑर्डर पास हो जाएगा। पर अगर सीजी रिफ्यूज कर दे इस मर्जर के लिए
तो कंपनी के पास क्या रेमेडी है, कंपनी 232 में जा सकती है, लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो कर सकती है। मतलब ये मर्जर ऑप्शनल इन नेचर है, ऐसा नहीं है कंपनी का अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया मर्जर तो कंपनी फर्दर मर्जर नहीं कर सकती, वो 232 लॉन्ग प्रोसीजर में चली जाए। तो कंपनी के पास एक और ऑप्शन है 232 का, दिस इज ऑप्शनल इन नेचर, फास्ट ट्रैक मर्जर। तो ये था हमारा फास्ट ट्रैक मर्जर 233। किस पे लगता है, होली ओन सब्सिडरी और हमारी स्मॉल कंपनी पे, जो आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जाएंगे, 2 मीटिंग कंडक्ट होगी, 90% फेवर में चाहिए, फिर आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, सीजी के अप्रूवल के बाद एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगी जो आरओसी को सबमिट हो जाएगा विद इन 30 डेज। तो ये था हमारा 233। 234 फॉरेन कंपनी मर्जर। फॉरेन कंपनी मर्जर क्या है बच्चे, फॉरेन कंपनी मर्जर क्या है कि अगर बाहर की कंपनी हमें एक्वायर कर रही है या हम किसी बाहर की कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, मतलब फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व है मर्जर में, तो फॉरेन कंपनी मर्जर पे 234 लगता है। ये कहता है 232 का प्रोसीजर फॉलो कर लो, इन शॉर्ट आप 230 का प्रोसीजर फॉलो कर लो। पर इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें आरबीआई की अप्रूवल लगेगी, आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर आप ये फॉरेन कंपनी मर्जर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला कि जो पीसी होगा वो किस में हो सकता है, कैश में या इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, या पार्टली इन कैश और पार्टली इन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, किसी में भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला 234 में जो पीसी है वो किस फॉर्म में होगा। 235 है हमारा एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, और 236 है हमारा एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर दोनों में फर्क क्या है, सेम ही है, डिसेंटिंग भी और माइनॉरिटी भी। सबसे पहले हम बात करते हैं 235 की, एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। 4-1 का रूल लगता है इसके अंदर। 4-1 का रूल, इसका बैकग्राउंड बताऊंगी पहले मैं। किसी भी बंदे को किसी कंपनी को एक्वायर करना है, एक्वायर भी किस तरह, अपनी होली ओन सब्सिडरी बनाना है, 100% शेयर परचेज करने हैं किसी कंपनी के इंटेंशनली। मान लीजिए आज मैंने किसी कंपनी को एक्वायर करना है, मैंने एनएचसी ट्यूटोरियल को एक्वायर करना है, आई एम वांट टू एनएचसी ट्यूटोरियल 100% उसको मैं अपनी सब्सिडरी बनाना चाहती हूँ, होली ओन सब्सिडरी। तो आप कहेंगे मैम आप तो ओनर ही हो उसके, तो मैंने अपना एग्जाम्पल इसीलिए लिया है। तो क्या कहते हैं कि 100% मुझे उसके शेयर एक्वायर करने हैं, मैं उसको अपनी होली ओन सब्सिडरी बनाना चाहती हूँ इंटेंशनली, इंटेंशनली होली ओन सब्सिडरी बनाना चाहते हैं हम उसको। तो क्या होगा, हम उस कंपनी में 4 महीने का नोटिस देंगे कि आप अपने शेयर हमें सोल्ड आउट कर दीजिए। अगर विद इन 4 मंथ्स हमारे पास उस कंपनी के 90% या उससे ज्यादा शेयर आ जाते हैं, 90% या उससे ज्यादा शेयर हम एक्वायर कर लेते हैं उस कंपनी के विद इन 4 मंथ्स, तब ये सेक्शन ट्रिगर होगा। अभी ये सेक्शन लगा नहीं है। सेक्शन कब ट्रिगर होगा, जब हम 4 मंथ्स के अंदर उस कंपनी के 90% या उससे ज्यादा शेयर एक्वायर कर लेते हैं, तब ये सेक्शन ट्रिगर होगा। फिर ये सेक्शन क्या बोलता है, एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, मतलब जो बचे कुचे 10% है आप उसको एक्वायर कर सकते हो 235 सेक्शन में। ये सेक्शन क्या कहता है कि 2 महीने के अंदर इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर को भी नोटिस दे दीजिए, और 2 महीने के अंदर इनको नोटिस जाएगा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को नोटिस जाएगा 2 मंथ्स के अंदर। तो इसमें क्या है कि इसमें 238 इसके तार जुड़े हैं 238 से। 238 कहता है आरओसी से एनओसी, 2 महीने का नोटिस देने से पहले आपको आरओसी से एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो ये कहता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आरओसी से एनओसी वाला, कि भाई हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड है पे करने के लिए, हम कोई फ्रॉड नहीं करेंगे इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के साथ। तो हम फ्रॉड नहीं करेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के साथ, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, तो हम आरओसी से एनओसी ले लेंगे 238 में। फिर 235 में हम 2 मंथ्स का नोटिस देंगे डिसेंटिंग को कि आप हमें भी अपने शेयर्स होल्ड आउट कर दीजिए। उनके पास फर्दर 1 मंथ का टाइम होता है अपील फाइल करने का। अगर वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो वो एनसीएलटी के पास जाएंगे कि हमें शेयर सोल्ड आउट नहीं करने, फिर एनसीएलटी का डिसीजन फाइनल होगा। अगर एनसीएलटी कहती है सोल्ड आउट करने हैं तो उनको सोल्ड आउट करने पड़ेंगे, अगर नहीं करने तो नहीं करने। और अगर 1 मंथ का टाइम एक्सपायर हो जाता है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली राइट आ जाता है कंपनी के सारे शेयर परचेज करने का। ठीक है, तो ये था हमारा 235 सेक्शन। और 2 बातें और ध्यान रखिएगा इसके अंदर, एक तो पैसा प्रो राटा बेसिस में बनता है यहाँ पे, इसमें
प्रो राटा बेसिस में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग, प्रपोर्शंस के अकॉर्डिंग। सेकंड, प्रायर शेयर होल्डिंग काउंट नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास उस कंपनी के पहले से 40% शेयर थे, तो अब मैं अगर एक्विजिशन करती हूँ शेयर्स का, तो अगर मेरे पास कंपनी के 60% का 90%, मतलब कि 9 6 54% अगर शेयर्स आ जाते हैं विद इन 4 मंथ्स, तो फिर उसके अंदर क्या बोला है इन्होंने कि 54% शेयर आ जाते हैं, तो ये सेक्शन ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रायर एक्विजिशन काउंट नहीं होती है। ठीक है, 236 है हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का। ये क्या बोलता है माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग? 236 कहता है कि विदाउट एनी इंटेंशन, मतलब कि बिना विलफुली आपके पास किसी कंपनी के 90% या उससे ज्यादा शेयर आ जाते हैं, तो उस केस में आप उस कंपनी के बाकी शेयर एक्वायर कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे? दोनों में मेजर डिफरेंस है, पहले में हम इंटेंशनली कंपनी को होली ओन सब्सिडरी बनाना चाहते थे, मतलब हमने वहां पे 4 महीने का नोटिस दिया था कि हमें कंपनी के शेयर खरीदने हैं। यहाँ पे नॉन इंटेंशनली हमारे पास कंपनी के 90% या उससे ज्यादा शेयर आ गए हैं, तो 236 ट्रिगर होगा। और यहाँ पे नाम भी अलग है, ऊपर डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। यहाँ पे पैसा प्रो राटा बेसिस में ही बनता है, पर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है कि आपको इतने महीने में ये नोटिस देना है, क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिकली शेयर आ गया कंपनी के 90% या उससे ज्यादा। कैसे आते हैं? 3 बताइए इन्होंने रीजन: बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन, बाय वर्च्यू ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी, बाय वर्च्यू ऑफ बायबैक। तो 3 रीजन से आपके पास शेयर आए हैं कंपनी के: बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन, बाय वर्च्यू ऑफ बायबैक, बाय वर्च्यू ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी। तो इन केसेस के कारण 90% या उससे ज्यादा शेयर आ गया आपके पास किसी कंपनी के, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में 1 ईयर के अंदर अंदर आप शेयर्स ले लेंगे उस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के। और डिसीज्ड के केस में क्या करेंगे? डिसीज्ड के केस में 3 ईयर्स मिलेंगे आपको। डिसीज्ड के केस में 3 ईयर्स के अंदर अंदर आप शेयर्स ले लेंगे उस कंपनी के। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कहाँ थे? हम थे 236 सेक्शन पे। 236 सेक्शन में आपको बता रही थी कि 235 से अलग कैसे है। 235 है कि हम इंटेंशनली किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, उसको होली ओन सब्सिडरी बना रहे हैं। और 236 क्या है? नॉन इंटेंशनली हमारे पास उस कंपनी के 90% या उससे ज्यादा शेयर आ गए हैं, तो हम उस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, सोच रहे कि क्यों ना उसको अपनी होली ओन सब्सिडरी बना लिया जाए। तो वहां पे 236 सेक्शन लग जाएगा, एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। और 235 एक्विजिशन ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर। और उसके तार किससे जुड़े हैं? 238 से, आरओसी से, एनओसी। 237 सेक्शन क्या कहता है हमारा? सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो किसी भी कंपनी को प्रपोज कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कि आप दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाइए, मतलब कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट आप दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो किसी भी कंपनी को बोल सकती है। तो ये प्रपोजल है। पहली बात तो ये, दिस इज नॉट अ बाइंडिंग कि आपको करना ही पड़ेगा, दिस इज ओनली अ प्रपोजल। अगर कंपनी इसको अग्री कर लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द यहाँ पे अथॉरिटी होगी जो ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस कर देगी कि ये इन दो कंपनियों का मर्जर हो चुका है। यहाँ पे हमें कोई 232 का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। यहाँ पे अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस कर देगी 237 सेक्शन के अंदर। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है इस मर्जर से, तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे एनसीएलटी के पास, और फिर एनसीएलटी का डिसीजन फाइनल होगा। 238 हम कर चुके हैं। 239 क्या बोलता है? ओल्ड कंपनी की बुक्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा कितने साल तक? 8 साल तक। फॉर द 8 ईयर्स आपको ओल्ड कंपनी की बुक्स को प्रिजर्व करना है। 8 साल से पहले अगर आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट पहले इंस्पेक्शन करवाएगा कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट करके। अगर उसको लगता है, सेटिस्फाइड है कि बुक्स डिस्ट्रॉय करने से कोई हार्म नहीं होगा इन फ्यूचर, तो वो बुक्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर पास कर देगा। अदरवाइज बुक्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर द 8 ईयर्स। 240 सेक्शन, ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटी न्यू कंपनी पे कंटिन्यू रहेगी। तो ये हमारे 10 सेक्शन थे 230 से 240। तो कौन कौन से थे? 230 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, उसी के कोरस्पोंडेंस कौन से सेक्शन किया? मर्जर अमालगमेशन प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। 231 वन लाइनर है, कंपनी डेट पे नहीं कर पा रही, वाइंडिंग अप हो जाएगा। 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, 234 फॉरेन कंपनी मर्जर, 235 एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, 236 एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। 235 के तार किससे जुड़े हैं? 238 से, आरओसी से, एनओसी। फिर उसके बाद 237 सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो
किसी भी कंपनी को प्रपोज कर सकता है मर्जर अमालगमेशन। 239 हमारा है बुक्स प्रिजर्व का फॉर द 8 ईयर्स, और 240 हमारा है ऑपरेशन ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटी न्यू कंपनी पे कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद हमने 5 सेक्शन और किए थे कल, 6 वैसे। हु कैन अप्लाई 244, 245 क्लास एक्शन, 241 ग्राउंड्स ऑफ अपील, फिर उसके बाद 242 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, और 243 मॉडिफाई टर्मिनेट नहीं कर सकते उस ऑर्डर को फॉर द 5 ईयर्स एंड नो कंपनसेशन टू एग्रीड पार्टी, और 246 वाइंडिंग अप के प्रोविजन एज इट इज लग जाएंगे कंपनी पे। तो ये हमारे थे 15 सेक्शन इन 2 चैप्टर के। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं अब इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, जो 206 से 229 तक है। पहले हमने किया अमालगमेशन, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट। अब हम कर रहे हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन 206 से 229 तक। ठीक है, तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो बच्चों अभी हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। मैंने कहा था हम इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको नोट्स में से और रिव्यू करवा देती हूँ दोनों चैप्टर हमारे। देखिए तो हमने बात की थी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की, सेक्शन 244 हु कैन अप्लाई, फिर 245 क्लास एक्शन जिसमें लिमिट्स थी, 241 6 ग्राउंड्स हमारे, 244 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, 243 टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन एंड नो कंपनसेशन, 246 वाइंडिंग अप के प्रोविजंस। नेक्स्ट उसके बाद हमने किया था अमालगमेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। 230 हमारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर पास होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा था 231 की फाइंडिंग अप हो जाएगा कंपनी का अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कंपनी डेट पे नहीं कर पा रही। 242 मर्जर अमालगमेशन, तो अपॉइंटेड डेट का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था। 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, ऑप्शनल इन नेचर है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। 234 हमारा है फॉरेन कंपनी मर्जर, 235 एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग, 238 आरओसी से एनओसी, 236 एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी, 237 सीजी सुमोटो, 239 हमारा है 8 ईयर्स तक बुक प्रिजर्व, और 240 ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटी न्यू कंपनी पे। तो ये थे हमारी टोटल 2 चैप्टर। अब हम चलते हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन पे। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये चैप्टर हमारा है 206 से 229 तक, जहां डायरेक्टर खत्म होता है 205 पे, फिर हमारी ये कंपनी लॉ के अदर चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम करते हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। 206, 7, 8 3 सेक्शन बंचेस में करेंगे हम ये चैप्टर, जिससे इजीली लर्न होगा। 206 क्या कहता है, आरओसी से इंक्वायरी। सबसे पहले मैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ही बता दूं। इंस्पेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का हम इंस्पेक्शन करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। इंक्वायरी मतलब पूछताछ, ह्यूमन बींग से पूछताछ करना। इन्वेस्टिगेशन एक फॉर्मल प्रोसीजर है, कोई अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करवाती है इंस्पेक्टर अपॉइंट करके। दिस इज इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। 206 से 229 तक है चैप्टर, तो हम बंचेस में करेंगे। पहला आ रहा है 206, 7, 8। 206 क्या है, आरओसी से इंक्वायरी करना, मतलब आरओसी को पावर है किसी भी कंपनी से इंफॉर्मेशन कॉल करने की। किसी भी कंपनी को आरओसी इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है समन भेज के कि आप ये इंफॉर्मेशन सबमिट कीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। अगर वो डॉक्यूमेंट इनएडुकेट या इनसफिशिएंट लगते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपको फिर से रीसबमिट करने पड़ेंगे, मतलब कि एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जो भी आरओसी ने फिर से डिमांड किए हैं। तो आरओसी के पास पावर है किसी भी कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की। अगर इनएडुकेट या इनसफिशिएंट हो तो फर्दर डॉक्यूमेंट्स कॉल कर सकती है। आरओसी को पावर है 206 के अंदर इंक्वायरी करवाने की। इंक्वायरी करवाने की क्या पावर है बच्चे, आरओसी को इंक्वायरी करवाने की पावर है। इंक्वायरी करवाने के लिए, एक सेकेंड, हाँ, इंक्वायरी करवाने के लिए आरओसी क्या करेगी, कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे इंक्वायरी हो सकती है। कौन से, अगर कंपनी का बिजनेस अनलॉफुल है, या फिर कंपनी मेंबर्स के ग्रीवेंसेस को रिजोल्व नहीं करती है, या सीजी सुओमोटो सीजी के कहने पे, या फिर इसी 206 सेक्शन के अंदर कंपनी ने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब कि आरओसी ने इंफॉर्मेशन मांगी थी और प्रोड्यूस नहीं की, तो आरओसी इंक्वायरी करवा सकते हैं, मतलब पूछताछ करवा सकते हैं। कंपनी के ऑफिसर्स डायरेक्टर्स को बुला सकती है सम्मन भेज के। तो इंक्वायरी 4 ग्राउंड के बेस पे हो सकती है। अनलॉफुल बिजनेस, इसी सेक्शन के अंदर बुक्स नहीं मिली आरओसी को, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली,
मेंबर्स के ग्रीवेंसेस रिजोल्व नहीं हो रहे या सीजी सुओ मोटो, तो इन केसेस में आरओसी इंक्वायरी करवा सकती है। अगर कोई पर्सन इसमें फ्रॉडुलेंट पाया जाता है 206 में, तो उस पर 447 की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। 207 क्या है, आरओसी और इंस्पेक्टर को सिविल कोर्ट की पावर है। पूरे कंपनी लॉ में कहीं भी आरओसी इंस्पेक्टर को या किसी को भी सिविल कोर्ट की पावर दी जाती है। तो सिविल कोर्ट की पावर क्या है बच्चे, सिविल कोर्ट की पावर है, 4 पावर होती है, प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एफिडेविट, सम्मन, ओथ। मतलब कि आप किसी भी बंदे को कह सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करने को, एफिडेविट देने को, कोई स्टेटमेंट देने को, ओथ स्टेटमेंट, ओथ कसम खा के मतलब उस स्टेटमेंट पे साइन लेने को, और लास्ट में नहीं सम्मन, सम्मन भेज के किसी को बुला भी सकते हो। तो 4 पावर है सिविल कोर्ट की, जो आरओसी और इंस्पेक्टर को भी सेम है। 208 हमारा कहता है, ये सेक्शन चेंज हुआ था। पहले क्या था, 206 और 7 की रिपोर्ट सीजी के पास जाती थी डायरेक्ट, कि 6 और 7 में जो भी फाइंडिंग्स मिली हैं, 208 कहता था कि सीजी को रिपोर्ट करो। अब सीजी को डायरेक्ट नहीं जाएगी, यहाँ पे क्या है, रीजनल डायरेक्टर को जाएगी। कौन से, अगर पनिशमेंट लेस देन 2 ईयर्स की है, 2 ईयर से कम की है, तो हम रीजनल डायरेक्टर को देंगे, जिसकी जुडिक्शन में वो आरओसी फॉल करता है। और अगर 2 ईयर या उससे ऊपर की है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। तो मतलब इसमें बाइफरकेट कर दिया है। अगर इम्प्रीजनमेंट जो पनिशमेंट है वो लेस देन 2 ईयर है, तो आरडी के पास जाएंगे, अदर केसेस में सीजी के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 सेक्शन, 206, 7 और 8। 229, अब नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा 209, 220 और 229। ये सेक्शन क्या कहते हैं, 209, 220, 229, 209 और 20 मिला के 229 हो गया। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, दोनों सेक्शंस के नाम सेम है। 209 और 220 का नाम क्या है, सर्च एंड सीज, सर्च एंड सीज, सर्च एंड सीज, सर्च एंड सीज। तो सर्च एंड सीज नाम है दोनों सेक्शंस का। तो दोनों सेक्शंस एक दूसरे से अलग कैसे है, लो में जरूरत क्या पड़ी दोनों सेक्शन रखने की, जब दोनों का नाम ही सेम है, तो दोनों के ग्राउंड भी सेम है। सर्च एंड सीज कब हो सकता है किसी भी कंपनी पे, अगर हमें रीजन टू बिलीव है कि कंपनी में एविडेंसेस के साथ एमएफ दास हो सकता है। एमएफ दास का मतलब क्या है, एविडेंसेस को कोई म्यूटिलेटेड, फॉल्सिफाइड, डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड या सीक्रेट कर देगा। एमएफ दास की फुल फॉर्म क्या है, एम से म्यूटिलेटेड, एफ से फॉल्सिफाइड, डी से डिस्ट्रॉयड, ए से ऑल्टर्ड, एस से सीक्रेटेड। अगर हमें रीजन टू बिलीव है कि एविडेंसेस के साथ कंपनी में ये हो जाएगा, तो कंपनी पे सर्च एंड सीज हो सकता है। सर्च एंड सीज के केस में अब 209 लगेगा या 220 लगेगा, ग्राउंड भी सेम है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 209 पावर देता है आरओसी और इंस्पेक्टर को, 220 पावर सिर्फ इंस्पेक्टर को देता है। 209 में बिना स्पेशल कोर्ट की परमिशन के आप एंटर नहीं कर सकते, मतलब आपके पास स्पेशल कोर्ट का वारंट होना चाहिए। 220 में आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट स्पेशल कोर्ट की परमिशन के भी आप एंटर कर सकते हैं। 209 में आप सीज कर सकते हैं, एक टाइम लिमिट है 180 डेज के लिए, फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी 180 डेज की और। पर 220 में आप विदाउट एनी टाइम लिमिट जब तक चाहे तब तक सीज कर सकते हैं सामने वाले की बुक्स या प्रॉपर्टी, जो भी आप सीज करना चाहते हैं। तो 209 और 220 में सेम है नाम, सर्च एंड सीज दो सेक्शन का, ग्राउंड भी सेम है एमएफ दास। तो अलग कैसे हुए, तीन तरह से। पावर आरओसी इंस्पेक्टर को है, 20 में सिर्फ इंस्पेक्टर को। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट की परमिशन चाहिए एंटर करने के लिए, वहां पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बुक्स जो है वो सीज होंगी 180 प्लस 180 डेज के लिए, वहां पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। फिर 229 सेक्शन क्या कहता है, ये कहता है अगर कंपनी में एविडेंसेस के साथ एमएफ दास हो गया, मतलब कि एविडेंसेस को किसी ने म्यूटिलेटेड, फॉल्सिफाइड, डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, सीक्रेटेड कर दिया, तो उस पर 447 की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। तो ये भी सेक्शन पेपर में पूछा गया है कि क्या पनिशमेंट लगेगी, तो 447 की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी ऐसे पर्सन पे अंडर सेक्शन 229। तो ये था हमारा 3 सेक्शन, 209, 20 और 29। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन। 4 सेक्शन है, 210, 11, 12, 13, चारों इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। अब लॉ में 4 सेक्शन की क्या जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन की तो एक भी बात कर सकता था, तो चारों एक दूसरे से अलग कैसे, पेपर में पता कैसे लगेगा कि कौन सा सेक्शन हिट हो रहा है। तो हम डिफरेंस के साथ साथ सेक्शन का कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। तो 210 क्या कहता है, सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है किसी भी कंपनी पे, सीजी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है किसी भी कंपनी पे 3 ग्राउंड के बेस पे। 208 की रिपोर्ट के बेस पे, अगर 2 इयर्स या उससे ऊपर की पनिशमेंट है तो सीजी के पास रिपोर्ट जाएगी 208 में। तो 208 की रिपोर्ट के बेस पे कंपनी में एसआर पास हो गया,
तो उसके बेस पे भी हो सकता है, या फिर सीजी सुओ मोटो, मतलब कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है सीजी को कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो सीजी खुद भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवाती है कंपनी पे 3 ग्राउंड के बेस पे, 208 की रिपोर्ट, एसआर पास इन द कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट में। इसी के कोरस्पोंडेंट से एक सेक्शन आया 213, अगेन इन्वेस्टिगेशन का ही था। तो इसमें ये सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, अगर कंपनी पे मान लीजिए एसआर पास नहीं हो पा रहा, एसआर के लिए 75% वोटिंग चाहिए, अगर कंपनी में एसआर पास नहीं हो पा रहा और फिर भी कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन रन करवानी है तो कैसे करवाएंगे, वो सेक्शन आता है 213। 213 कहता है मेंबर्स के लिए लिमिट है 244 वाली। 244 वाली लिमिट मैंने क्यों कही है, क्योंकि यहाँ पे सेम ही है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग में 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, हैविंग में 100 और 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यहाँ पे 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है और 100 मेंबर्स विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे 213 में बोला है कि मेंबर्स में आप ये लिमिट ले लीजिए, और यहाँ पे अदर देन मेंबर को भी पावर दी गई है, मतलब कोई चौधरी लोग भी जाके इन्वेस्टिगेशन रन करवा सकता है। मतलब मान लीजिए मेरा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसकी शेयर होल्डर हूं, ना मेंबर हूं, ना डिबेंचर होल्डर हूं, ना डिपॉजिटर होल्डर हूं, फिर भी मैं उस कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन रन करवा सकती हूँ। कैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे रन करवा सकते हैं हम उस कंपनी पे, 3 ग्राउंड के बेस पे। अगर कंपनी के प्रमोटर फ्रॉडुलेंट है, कंपनी के मेंबर्स के ग्रीवेंसेस रिजोल्व नहीं हो रहे, कंपनी की अफेयर्स फ्रॉडुलेंट है, अगर ऐसे कोई ग्राउंड है तो हम कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन रन करवा सकते हैं 213 में। और 213 में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं करता, हम जो मेंबर्स हैं या अदर देन मेंबर्स हैं वो एनसीएलटी के पास जाते हैं, एनसीएलटी सीजी की परमिशन से इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास करता है, मतलब हम डायरेक्ट सीजी के पास नहीं जाते। तो 213 में सीजी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे 3 ग्राउंड के बेस पे। 213 में अगर एसआर पास नहीं हो पा रहा तो मेंबर्स या फिर अदर देन मेंबर्स 3 ग्राउंड के बेस पे एनसीएलटी के पास जाएंगे और वो सीजी की परमिशन से इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, 211 और 12 क्या है बच्चे, 211 और 12 अगेन इन्वेस्टिगेशन के ही हैं, पर यहाँ पे एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। एसएफआईओ क्या है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। एसएफआईओ का ऑफेंस जो है वो रिगरस होता है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये ऑफेंस ऐसा है जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, मतलब कि बिना वारंट के घर से उठा के ले जाएंगे और बेल भी नहीं मिलेगी। तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल का मतलब है कि विदाउट वारंट अरेस्ट की पावर है इस पर्सन को, और नॉन बेलेबल है, बेल भी नहीं मिलेगी। तो एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, 2 सेक्शन है 211 और 12। ये इन्वेस्टिगेशन कब रन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रन करवाएगा। अगेन 210 वाले ही ग्राउंड है। 210 वाले कौन से ग्राउंड थे, 3 ग्राउंड थे। 208 की रिपोर्ट के बेस पे एसआर पास हो गया कंपनी में, या सीजी पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो सेम ग्राउंड है हमारे 212 में भी। 212 क्या कहता है, एसएफआईओ में जो मेंबर्स होते हैं वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर से बिलो रैंक के मेंबर्स नहीं होते, उससे अबव रैंक के मेंबर्स होते हैं उसके अंदर एसएफआईओ की टीम में। एसएफआईओ जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको पावर है अरेस्ट करने की, और ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पूरे कंपनी लॉ में एक ही ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, पर इसकी बेल की एक्सेप्शन है। बेल मिल जाएगी किनको, वुमेन को, औरत को मिल जाएगी बेल, अंडर एज ऑफ 16 सिक पर्सन को मिल जाएगी, और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारी एप्लीकेशन को अपोज ना करे, कहने का मतलब है कि जो सरकारी वकील है और जो वो हमारी एप्लीकेशन को अपोज ना करे, और जो स्पेशल कोर्ट है या जो भी बेल दे रही है कोर्ट, उसको लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो रीजन टू बिलीव है कि वो इनोसेंट है, मतलब उसका बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको बेल मिल जाएगी उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 212 के ऑफेंस में जो भी बंदा फ्रॉडुलेंट पाया जाता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो बंदा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी जो उसके डैमेजेस हुए हैं सामने वाले को वो पे करने पड़ेंगे, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। फिर उसके बाद 212 में जो बंदा अरेस्ट किया जाता है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर या तो आप स्पेशल कोर्ट के सामने लेके जाइए, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाइए। तो इन तीनों में से आप किसी के सामने भी पेश कर सकते हैं उस बंदे को, किसके सामने, 24 आवर्स के अंदर, अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर स्पेशल कोर्ट, मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और 24 आवर्स के अंदर ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 212 एसएफआईओ जो मैंने आपको अभी बताया, 213, 10 और 12। नेक्स्ट अब 1 लाइनर के हैं
214 क्या बोलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो 25,000 की रिफंडेबल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आपको इसके अंदर। अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो सीजी को 25,000 की रिफंडेबल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, पर ये रिफंड तभी होगी जब फ्रॉड प्रूफ हो जाएगा, वरना ये फॉरफिट कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक स्लैब रेट आ गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या स्लैब रेट थी बच्चे, देखते हैं हम स्लैब रेट। मेरी जो मैं आपको बोल रही हूँ स्लैब रेट ये है वो। तो ये स्लैब रेट क्या कहती है, अगर किसी कंपनी की टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, मतलब 50 करोड़ तक की है, तो उसको 10,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और 50 करोड़ से ज्यादा पर 200 करोड़ तक है उसकी टर्नओवर, तो उसको 15,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और 200 करोड़ से ऊपर की है तो 25,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, पहले डायरेक्ट था कि 25,000 की रिफंडेबल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, पर एज पर टर्नओवर कर दिया कि लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसमें अगर आपकी टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है तो 10,000, 50 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक की है तो 15,000, और 200 करोड़ से अबव है तो आपको 25,000 की रिफंडेबल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। पर ये सिक्योरिटी रिफंड कब होगी बच्चे, जब फ्रॉड प्रूफ हो जाएगा तब। 215 वन लाइनर सेक्शन है कि इंस्पेक्टर इंडिविजुअल होना चाहिए, कहने का मतलब है कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन इंस्पेक्टर नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद 216 है हमारा ट्रू ओनरशिप का। ट्रू ओनरशिप फाइंड आउट कराने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है किसी भी कंपनी में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अनाउंस करेगी कि किसका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के प्रॉफिट्स में। कहने का मतलब है कि कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल सुना होगा आपने +1 +2 में। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या है कि घूंघट के पीछे कौन है, कॉर्पोरेट मतलब कि कंपनी के घूंघट के पीछे कौन है, कि कंपनी में कौन प्रॉफिट्स का अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, तो उसको जानने के लिए 216 में इन्वेस्टिगेशन रन हो सकती है। तो ये कहता है इन्वेस्टिगेशन रन हो सकती है 216 के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी। 217 पावर ऑफ इंस्पेक्टर सेम है, वही प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, समन्स भेज सकता है, तो सारी सेम पावर है, जनरल सेक्शन है। नेक्स्ट 218 इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। ये क्या कहता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन मिलेगी। कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में एम्प्लॉयज को पता होता है कि कंपनी सच्ची है झूठी है, कंपनी में क्या है क्या नहीं है, एम्प्लॉयज को पता होता है। तो एम्प्लॉयज इंस्पेक्टर की हेल्प क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको जॉब इनसिक्योरिटी है कि हमारी जॉब चली जाएगी, हमें डिमोट कर देंगे, हमें ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें क्या है, 218 सेक्शन पावर देता है एम्प्लॉय प्रोटेक्शन का। क्या है इसके अंदर कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई भी एम्प्लॉय ट्रांसफर नहीं होगा, डिमोट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, किसी की डिमोशन नहीं होगी, जॉब चेंज नहीं होगी। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एम्प्लॉय के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, तो एम्प्लॉय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पर अगर कोई कंपनी टर्मिनेट करना चाहती है किसी एम्प्लॉय को, मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को हटाना चाहती है, तो वो एनसीएलटी के पास एक रिक्वेस्ट मतलब एक एप्लीकेशन देगी, रिक्वेस्ट लेटर देगी कि हमें इस एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है। अगर एनसीएलटी का रिप्लाई आ जाता है विद इन 30 डेज तो वो एम्प्लॉय टर्मिनेट हो जाएगा, और एम्प्लॉय के पास रेमेडी है कि वो फर्दर नेगलेक्ट में जा सकता है विद इन 30 डेज अपील फाइल करने। पर अगर एनसीएलटी का रिप्लाई नहीं आता, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर एनसीएलटी का रिप्लाई नहीं आता है तो वो एम्प्लॉय टर्मिनेट हो जाएगा, डीम टर्मिनेट, मतलब कि एनसीएलटी की ना में भी हाँ है, हम एम्प्लॉय को फिर भी टर्मिनेट कर देंगे 30 डेज के बाद। पर एम्प्लॉय के पास यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई ऑर्डर ही पास नहीं हुआ जिसके अगेंस्ट वो नेगलेक्ट में जाए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के पास कोई रेमेडी नहीं है कि एम्प्लॉय फर्दर अपील भी कर सकता है, डीम टर्मिनेशन के कारण वो हट जाएगा कंपनी से आफ्टर 30 डेज। नेक्स्ट उसके बाद 219 रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन। ये क्या कहता है रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन, कि किसी कंपनी पे अगर इन्वेस्टिगेशन रन हो रही है तो उसकी रिलेटेड पार्टी पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मान लीजिए कि एक्स कंपनी है,
उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो एक्स कंपनी की होल्डिंग पे, एक्स कंपनी की सब्सिडरी पे, एक्स कंपनी की को सब्सिडरी पे, एक्स कंपनी की ऐसी कंपनी जिसमें कॉमन डायरेक्टर है, मतलब एक्स कंपनी के डायरेक्टर किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर हैं तो उस कंपनी पे, एक्स कंपनी के पास्ट एम्प्लॉयज पे, तो सब पे इन्वेस्टिगेशन रन हो सकती है। ये कहता है 219 रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन ये सेक्शन पावर देता है इंस्पेक्टर को कि आप उन कंपनी पे भी इन्वेस्टिगेशन रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले 5 पॉइंट जो है होल्डिंग, सब्सिडरी, को सब्सिडरी, कॉमन डायरेक्टर, पास्ट एम्प्लॉय, ये हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ फ्रॉड। मान लीजिए आज इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फ्रॉड 10 साल पहले हुआ था, तो 10 साल पहले कंपनी का एम्प्लॉय कौन था, पास्ट एम्प्लॉय, 10 साल पहले होल्डिंग कौन थी, सब्सिडरी कौन थी, तो एट द टाइम ऑफ फ्रॉड देखा जाएगा। पर ये जो 6th पॉइंट है कि कोई कंपनी हमारे इन्फ्लुएंस में काम करती है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि कोई कंपनी को हम बाउंड करते हैं, हमारे पास उसकी बोर्ड ऑफ कंपोजिशन है, मतलब हमारे पास उसके राइट्स हैं उसमें डिसीजंस लेने के, तो ऐसी कंपनी पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। पर इस कंपनी में हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि आज इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो आज ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमारे इन्फ्लुएंस में काम करती है। ठीक है, तो ये था हमारा 219 रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन। 220 था हमारा सर्च एंड सीज, जो हम कर चुके हैं। 221 और 22 दोनों फ्रीजिंग की बात करते हैं। 21 क्या है, फ्रीजिंग ऑफ असेट, 22 है फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी। 221 बात करता है फ्रीजिंग ऑफ असेट्स की, 22 फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 221 फ्रीजिंग ऑफ असेट की बात करता है, मतलब कंपनी की असेट्स फ्रीज हो सकती हैं। 222 कहते हैं सिक्योरिटी फ्रीज हो सकते हैं, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये फ्रीज हो सकते हैं। तो 21 और 22 में कॉमन चीज क्या है, दोनों में ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करेगा और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए फ्रीज हो सकती हैं। ठीक है, 221 क्या कहता है, 3 ग्राउंड के बेस पे सिक्योरिटी फ्रीज हो सकती है। मोर देन 1 लाख के अमाउंट की आउटस्टैंडिंग क्राइटेरिया अगर कंपनी में अप्लाई कर दें, इसी चैप्टर में कहीं पे कोई फ्रॉड मिल जाए जहां पे लगे कि हाँ हमें फ्रीज करवाना चाहिए, या फिर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस में फ्रीज हो सकती हैं। तो 3 ग्राउंड के केस में एसेट्स फ्रीज हो सकती हैं। और 222 के तार जुड़े हैं 216 से, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेहिल ट्री ओनरशिप के। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिए हैं 216 में इन्वेस्टिगेशन के, तो 222 में उसकी सिक्योरिटी फ्रीज हो सकती है, क्योंकि जो मान लीजिए बंदा कंपनी के प्रॉफिट्स की अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि इंस्पेक्टर मुझ तक ना पहुंच सके, तो वो अपने शेयर ट्रांसफर करने शुरू कर देगा, एक चेन बना देगा। तो उसको रोकने के लिए 222 में पास हो सकते हैं ऑर्डर कि आप सिक्योरिटी फ्रीज हो चुकी हैं, मतलब उनको कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, ताकि हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेहिल, मतलब कि हम उस बंदे तक पहुंच सके। ठीक है, 223 अब वन लाइनर सेक्शन स्टार्ट हो गया हमारे। 223 सीजी को रिपोर्ट जाएगी अदर देन 208 वाली, उसके अलावा 224 सीजी एक्शन लेगा। 225 एक्सपेंस रीइंबर्स कराए जाएंगे उस बंदे से जो फ्रॉडुलेंट पाया गया है। फिर उसके बाद 226 वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अफेक्ट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन को। कहने का मतलब क्या है कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट नहीं करता। अगर मान लीजिए कोई कंपनी फ्रॉड करके खुद को बंद करवा ले, तो कल को अगर पता लगता है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन रन हो सकती है। फिर उसके बाद 227 बैंक, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में, बैंकर लॉयर जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए इंस्पेक्टर कहता है कि आप मुझे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दीजिए, तो बैंकर लॉयर कह सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करेंगे, तो इंस्पेक्टर उस पर किसी तरह का कोई केस फाइल नहीं कर सकता, उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। 229 हम कर चुके थे। 228 फॉरेन कंपनी पे चैप्टर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। फटाफट एक क्विक रिव्यू लेते हैं। 206 आरओसी को पावर है इंक्वायरी करने की। 207 आरओसी इंस्पेक्टर को सिविल कोर्ट की पावर है। 208 रिपोर्ट टू आरडी या सीजी एज पर प्रोसिक्यूशन की पनिशमेंट 2 इयर्स की, लेस देन 2 इयर्स की है या 2 इयर्स से ज्यादा की है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 209 सर्चिस, 220 सर्चिस, 229 पनिशमेंट। फिर उसके बाद हमारा 210 सीजी की इन्वेस्टिगेशन, 213 एसआर पास नहीं हो रहा तो इन्वेस्टिगेशन होती है, 211 12 एसएफआईओ का।
फिर उसके बाद 214 हमारा सिक्योरिटी का है, जो भी हमने स्लैब रेट देखी। 215 इंस्पेक्टर इंडिविजुअल होना चाहिए। 216 ट्री ओनरशिप फाइंड आउट का। 217 पावर ऑफ इंस्पेक्टर। 218 इंप्लॉय प्रोटेक्शन। फिर हमने किया 219 रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन। 20 हम कर चुके हैं सर्चिस का। 21-22 फ्रीजिंग ऑफ सेट, फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी। फिर वन लाइनर सेक्शन थे 223 से लेके 228 तक। 223 क्या बोलता है, सीजी को रिपोर्ट। 224 सीजी के एक्शन। 225 एक्सपेंस रीइंबर्स कराए जाएंगे फ्रॉडुलेंट पर्सन से। 226 क्या है हमारा कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप डजंट अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। 227 बैंकर लॉयर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं। 228 फॉरेन कंपनी पे चैप्टर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा 3 चैप्टर हुए हमारे। 206 से हम 246 तक सेक्शन कर चुके हैं। 3 चैप्टर हो गए हमारे, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, अमालगमेशन और ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। नाउ वी मूव ऑन टू फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, एमसीएलटी और स्पेशल कोड करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमने आज मिसलेनियस कवर अप करना है या नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरा डायरेक्टर करवाऊंगी, फिर हम इकोनॉमिक लॉ की तरफ जंप करेंगे। डन। तो आज हम फॉरेन कंपनी करेंगे। इसके बाद होप सो आप साथ के साथ क्वेश्चंस देख रहे हैं, एक बार रिव्यू ले लीजिए क्लास देखने के बाद। स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर, आईसीआई की एमसीक्यू की बुकलेट जिसकी मैं बाइफरकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी हूँ, और द लास्ट वन जो आज मैंने फाइल शेयर की है जिसमें इस बार के आरटीपी एमटीपी चैप्टर वाइज बाइफरकेट किए हुए हैं, तो वो भी आपको करने हैं। ठीक है, डन। तो अब हम चलते हैं फॉरेन कंपनी की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो चलते हैं फॉरेन कंपनी चैप्टर की तरफ। फॉरेन कंपनी डिस्कस करते हैं हम। तो फॉरेन कंपनी, ये चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, 379 से 393 तक। पर इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से आता है, तो डेफिनेशन में से आता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 बात करता है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन की। ये सेक्शन क्या कहता है, ये 3 कंडीशन बताता है वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी। 3 कंडीशन क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी बाहर आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो, मतलब कि किसी फॉरेन लॉ या फॉरेन एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, पर हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस प्लेस इंडिया में होने चाहिए, इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, डजंट मैटर, मतलब फिजिकली भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, दोनों चलेंगे। हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और हैविंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, एक्टिविटी होनी भी जरूरी है और वो परमानेंट होनी चाहिए, टेम्परेरी नहीं। आप प्लेस जो है वो एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिकली कैसे भी कर सकते हैं, बाय खुद से भी कर सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या है कि 3 कंडीशंस हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो उस कंपनी को क्या कहेंगे हम, फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 242, और ये पूरा चैप्टर उस कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। उस कंपनी को ये सारे चैप्टर के रूल्स, रेगुलेशन, सेक्शन सारे कंप्लाई करने पड़ेंगे अगर वो इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहती है। तो ये सेक्शन 242 बात करता है हमारा फॉरेन कंपनी की। अब इलेक्ट्रॉनिकल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हमने बोला है, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, B2B, B2C ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली जो की जाती है, डाटा सर्विस सेंटर है आपका इंडिया में, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दे रहे हैं, फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये है हमारी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। अब चलते हैं हम चैप्टर में। 379 से 393 तक की सीरीज है ये। 379 सेक्शन क्या कहता है, डीम्ड फॉरेन कंपनी, मतलब कि वो ऐसी कंपनी जिसे हम फॉरेन कंपनी मान लेंगे, मतलब ऐसा मान लेंगे कि वो इंडिया में बिजनेस कर रही है और उस पर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे 242 की फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं ये चैप्टर के सेक्शंस। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, क्या बोला गया है, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट या इंडियन इंडिविजुअल या दोनों ने मिलके किसी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा उसके इक्विटी या प्रेफरेंस एक्वायर कर रखे हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है उसके एटलीस्ट 50% इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट या इंडियन कंपनी या दोनों ने मिलके एक्वायर कर रखे हैं, तो उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी मान लेंगे और उस पर ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये 379 सेक्शन कहता है डीम्ड फॉरेन कंपनी मान ली जाएगी, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, ना ही एक्टिविटी है, फिर भी उसको फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा। तो वो कैसे, ये कंडीशन पूरी होने पे। नेक्स्ट 380 सेक्शन इंपॉर्टेंट, किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस रन करने के लिए दिल्ली आरओसी, ध्यान रखिएगा, दिल्ली आरओसी से FC1 में विद इन 30 डेज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ही वो कंपनी
इंडिया में बिजनेस कर सकती है। तो इन्होंने क्या बोला, दिल्ली आरओसी से COR लो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज FC1 फॉर्म फाइल करके। कोई ऑल्ट्रेशन होती है तो FC2 फॉर्म फाइल होता है, तो उसमें भी आफ्टर ऑल्ट्रेशन विद इन 30 डेज हमें बताना होता है आरओसी को। तो दिल्ली आरओसी को बताते हैं हम यहाँ पे कोई और आरओसी नहीं, मतलब इंडिया में आप कहीं भी बिजनेस कीजिए, वेस्ट बंगाल में कीजिए, पर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहां से, दिल्ली आरओसी से। ठीक है, अब आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, जिस एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो उस एक्ट की कॉपी, MOA AOA, इंडिया में बिजनेस कहाँ हो रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी, डायरेक्टर्स का सारा डाटा जितना भी है, कौन से डायरेक्टर यहाँ के हैं, कौन से बाहर के हैं, कितना पैसा रिपेट्रिएट हुआ इंडिया से, कितना पैसा आया गया है, सारी इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं FC1 फॉर्म के साथ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 380 था हमारा रजिस्ट्रेशन का। 381 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। फॉरेन कंपनी कैलेंडर ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं, मतलब जैन टू दिसंबर में अलाउ है, पर सबमिट कब करेगी, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 6 मंथ, 3 मंथ्स की एक्सटेंशन और मिल जाएगी उसको। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 6 मंथ्स उसको सबमिट करने हैं आरओसी को, और 3 मंथ्स की एक्सटेंशन और मिल जाएगी। और ये अकाउंट्स ऑडिट कौन करेगा, इंडियन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंडियन प्रैक्टिसिंग फर्म और LLP इसे ऑडिट करेंगी, मतलब इंडिया का ही होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इधर सोल प्रोप्राइटर LLP या फर्म जो भी है तो वो चलेगी, पर इंडिया का होना चाहिए, वो ऑडिट करेगा। फिर उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उसको, उसमें आता क्या क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L, ब्रांचेस का डाटा, रिपेट्रिएशन टू इंडिया, तो वो सब डाटा आ जाएगा इसके अंदर। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो हमें ट्रांसलेट कराने पड़ेंगे। फॉरेन कंपनी का हर डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट कराइए। ट्रांसलेट कौन करेगा, या तो हमारा ये अटॉर्नी या प्लीडर, या फिर अटॉर्नी, प्लीडर, एडवोकेट, या फिर हाई कोर्ट के प्लीडर जो हाई कोर्ट के साथ रहता है, हाई कोर्ट के अंदर रहता है, वो अप्लाई करेगा। या फिर ऐसा बंदा जो अथोराइज्ड है, मतलब जिसको बोथ लैंग्वेजेस की नॉलेज है, जो एफिडेविट दे दे कि आई हैव नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेजेस। जैसे मान लीजिए मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाइनीज में है और मुझे अब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना है, तो किससे करा सकती हूँ, एडवोकेट, अटॉर्नी, प्लीडर जो एंटाइटल टू अपीयर है बिफोर हाई कोर्ट, और ऐसा बंदा हु गिव एफिडेविट दैट ही हैव नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज, तो ऐसे बंदे से हम ट्रांसलेट करा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 382 बोलता है डिस्प्ले। डिस्प्ले करना पड़ेगा आपको। डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा, अपने लेटर हेड पे, अपनी कंपनी के बाहर, क्या, अपना नाम जिस एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो, और लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस कि हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस है, हम इस एक्ट में रजिस्टर्ड है और ये हमारा नाम है, ये आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा हर जगह। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में और एक वेन्यूकुलर लैंग्वेज में, मतलब कहना है लोकल लैंग्वेज। मान लीजिए महाराष्ट्र बिजनेस है तो मराठी में, तो जो भी उस एरिया की लोकल लैंग्वेज है एक उसमें और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट उसके बाद 383 और हमारा 384 तो वन लाइनर है। 383 क्या कहता है, नोटिस बाय गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कोई नोटिस देना चाहती है तो वो यहाँ इंडिया में किसी एजेंट को दे देगी, जो फॉरेन कंपनी का एजेंट है, अथोराइज्ड एजेंट है, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, तो उसको दे देगी। तो वो मानना जाएगा कि फॉरेन कंपनी को सर्व हो गया। कहने का मतलब है कि हमें, अगर मान लो फॉरेन कंपनी स्विट्जरलैंड की है तो हमें वहां देने की जरूरत नहीं है, हम इंडिया में ही उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे सर्व कर देंगे, तो माना जाएगा फॉरेन कंपनी को सर्व हो गया। तो इसे कहते हैं डीम्ड नोटिस बाय गवर्नमेंट टू फॉरेन कंपनी। 384 और 385 वन लाइनर है। 384 कहता है कि कुछ सेक्शन फॉरेन कंपनी पे एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे अभी अभी हम करके आए थे, कौन सा सेक्शन 228 इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का लास्ट सेकंड सेक्शन, जो कहता है फॉरेन कंपनी पे ये चैप्टर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही इन्होंने बोला है कि फॉरेन कंपनी पे 384 सेक्शन कहता है कि कुछ सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के इंडियन कंपनी पे जो लगते हैं वो फॉरेन कंपनी पे भी लग सकते हैं, वो उन चैप्टर्स में बताया गया है कि कौन कौन से लगेंगे। 385 कहता है कि गवर्नमेंट फीस प्रिस्क्राइब करेगी, जैसे हम COR के लिए अप्लाई करते हैं 380 में दिल्ली ROC के पास, तो गवर्नमेंट फीस बताएगी कि कितनी फीस लगेगी। ठीक है। 386 है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये क्या कहता है कि लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे ली जाएगी। फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर इक्वली नॉलेजेबल माने जाएंगे जैसे इंडियन कंपनी के माने जाते हैं।
फॉरेन कंपनी जो सर्टिफाई करेगी कॉपी वो इक्वली मानी जाएगी जैसे इंडियन कंपनी अपनी स्टैंप लगा के सर्टिफाई करती है। ऐसे इन्होंने बोला कि अगर फॉरेन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या शेयर ट्रांसफर ऑफिस इंडिया में है तो उसे प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए हमारे फाइनल एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि किसी फॉरेन कंपनी का शेयर ट्रांसफर ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो क्या वो फॉरेन कंपनी है, तो यस। 386 के अंदर हम क्या लिखेंगे, 386 रीड विद सेक्शन 242। इन दोनों सेक्शन के अंदर हम इसे प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर करके इसे फॉरेन कंपनी के एम्बिट में ले आएंगे। तो 386 में इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन किसकी, प्लेस ऑफ बिजनेस की। 387 सेक्शन से लेके 391 तक सेक्शन किसके, आईडीआर के, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, अपनी सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, तो उसे इन 5 सेक्शन का कंप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम एक क्विक रिवीजन ले ले जो अभी तक किए हैं। हमने सबसे पहले फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन की 242 में, जिसकी 3 कंडीशन थी, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड ऑल्सो बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। फिर उसके बाद हमने किया 379 डीम्ड फॉरेन कंपनी, 380 हमारा था COR फ्रॉम दिल्ली ROC, 381 था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, 382 हमारा था डिस्प्ले का, 383 हमारा किसका था, डीम्ड नोटिस का, कि गवर्नमेंट अगर नोटिस यहाँ सर्व कर दे तो माना जाएगा फॉरेन कंपनी को हो गया। 4 और 5 मैंने कहा डिलीटेड सा है, वन लाइनर है, नहीं पूछा जाता। 384 था कि इंडियन कंपनी के सेक्शन भी लग सकते हैं फॉरेन कंपनी पे। 385 गवर्नमेंट फीस प्रिस्क्राइब करेगी। 386 इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो अभी हमने की कि प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस भी काउंट होगा। फिर उसके बाद अब आते हैं आईडीआर के सेक्शन। आईडीआर के हमारे पास 5 सेक्शन है 387 से 391 तक। 387 से 391 आईडीआर की बात करते हैं। पहला सेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी कंपनी को इंडिया में सिक्योरिटी इशू करनी है किसी फॉरेन कंपनी को तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। वो इंडियन कंपनी पे भी लगता है, इस पे भी लगता है। 387 कहता है आप अपना प्रोस्पेक्टस बनाइए। प्रोस्पेक्टस में आप क्या लिखेंगे, किस सेक्टर में आप रजिस्टर्ड है उसकी कॉपी लगेगी। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है, आपने कितना पैसा रेज करना है। और फिर उन्होंने बोला सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 26 है जो आईपीसी में हम पढ़ते हैं, तो उसमें इंडियन कंपनी पे जो प्रोस्पेक्टस के रूल है वो एज इट इज लग जाएंगे फॉरेन कंपनी पे भी। तो 387 है हमारा प्रोस्पेक्टस का, कि प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा आपको एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स के अकॉर्डिंग। 388 है एक्सपर्ट की कंसेंट का। फॉरेन कंपनी को एक्सपर्ट की कंसेंट लेनी इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर एक्सपर्ट की कंसेंट नहीं लगाई तो वो प्रोस्पेक्टस वॉइड माना जाएगा। और इन केस एक्सपर्ट कभी भी कंसेंट विड्रॉ कर ले, मतलब बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस अगर एक्सपर्ट अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ले फिर वो प्रोस्पेक्टस नलिफाई हो जाएगा, मतलब आप उसके बिहाफ उस प्रोस्पेक्टस के बेस पे सिक्योरिटी रेज नहीं कर सकते इंडिया मार्केट से। तो आईडीआर इशू करने के लिए एक्सपर्ट की कंसेंट भी कंपलसरी है, जो सेक्शन 388 बोलता है। 389 क्या कहता है कि आरओसी को आपको बताना पड़ेगा कि आप आईडीआर इशू करने वाले हैं। तो आरओसी को हम कैसे बताएंगे, एक स्टेटमेंट देंगे, एक डायरेक्टर का, 2 डायरेक्टर के साइन और एक चेयरमैन का साइन लगेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी लगेगी। फिर उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने पिछले 2 सालों में कोई नॉन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का, तो वो भी बताया जाएगा। मतलब बिजनेस के अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंपनी ने तो वो भी बताया जाएगा लास्ट 2 इयर्स में। और कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तो वो भी बताए जाएंगे। और अंडर राइटिंग का डाटा बताया जाएगा। 5 चीजें बताई जाती है 389 सेक्शन में आरओसी को। एक स्टेटमेंट पास होती है जिसपे एक चेयरमैन 2 डायरेक्टर के साइन होते हैं कि हम इस बार आईडीआर इशू करने वाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पावर ऑफ अटॉर्नी, अंडरराइटिंग का डाटा, लास्ट 2 इयर्स में कोई नॉन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन की है और डायरेक्टर और कंपनी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट बताए जाते हैं। तो ये सब आरओसी को इन्फॉर्म किया जाता है 389 में। 390 बोलता है कि अगर आपने सब रूल्स फॉलो कर लिए हैं, सैबी के, आरबीआई के और आरओसी के, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो हो गए हैं तो आप आईडीआर इशू कर सकते हैं। 391 कहता है कि अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट मिलती है तो आप पे सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज हो जाएगी एज इट इज जो इंडियन कंपनी पे लगती है। जो इंडियन कंपनी पे सेक्शन 34 और 35 में हम कंपनीज एक्ट 2013 में एक आईपीसी में पढ़ते हैं, तो वही सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी आप पे भी इंपोज हो जाएगी अगर आपने प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट दी है तो। ठीक है, तो ये था हमारा क्या सेक्शन 387 से लेके 391 तक प्रोस्पेक्टस के। 387 क्या बोलता है, प्रोस्पेक्टस इशू करो। 388 एक्सपर्ट की कंसेंट लो। 389 आरओसी को इन्फॉर्म करो। 390 अगर आईडीआर के सारे रूल फॉलो हो गए हैं तो इशू कर दो। 391 अगर मिस स्टेटमेंट मिलती है तो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी। नेक्स्ट 392
392 बात करता है कि अगर आपने दिल्ली आरओसी से सीओआर नहीं लिया या कोई भी रूल का कंप्लाई नहीं किया है तो आप पे पनिशमेंट लगेगी। तो ये पनिशमेंट आप याद कर लेना, जो कि इसमें अमेंडमेंट थी बच्चे। क्या अमेंडमेंट थी? इसमें से जेल रिमूव कर दी गई थी लास्ट अटेम्प्ट में, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा 392। कंपनी पे मिनिमम फाइन 1 लाख का, मैक्सिमम 3 लाख का, और कॉन्टिन्यू ऑफेंस में 50,000 पर डे, ये सेम ही है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। जेल रिमूव हो गई थी, जेल जो 6 महीने की थी वो रिमूव हो चुकी है, ओनली फाइन है अब। कंपनी पे कितना है हमारा? 1 से 3 लाख, और कॉन्टिन्यू ऑफेंस में 50,000 पर डे। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 से लेके 5 लाख तक। ठीक है, डन। नेक्स्ट उसके बाद 392 था पनिशमेंट का। 393 है कि अगर कंपनी किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती है, जो भी मैंने आपको जितने सेक्शन बताए हैं, अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं करती है तो कंपनी से सू की पावर छीन ली जाएगी। मतलब कहने का है कि कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है इंडिया में कंपनी के साथ, तो कंपनी उसको सू नहीं कर सकती अगर कंपनी ने कोई सेक्शन फॉलो नहीं किया तो। पर कंपनी को कोई भी सू कर सकता है इंडिया में, तो कंपनी की बजा लेंगे लोग अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी को किसी को सू नहीं कर सकती, कंपनी को हर कोई कर सकता है अगर वो कोई भी सेक्शन फॉलो नहीं करती है तो इस केस में क्या है कि कंपनी को नुकसान है। नेक्स्ट उसके बाद 379 से 393 हमारा फॉरेन कंपनी हो चुका है। बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हो रही है हमारी, अभी 1.25 घंटा हुआ है, 1 आवर 14 मिनट, और हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं। तो 1 डे रिवीजन है बच्चे, ये आप एग्जाम से पहले इसे 2 बार देख सकते हैं, आप लोग 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। होप्स आप क्वेश्चन साथ के साथ कर रहे होंगे, और मैं नेक्स्ट क्लास में आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो मैंने आपके साथ फाइल शेयर की है। तो देखिए हम एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। 242 डेफिनेशन का, 379 डीम्ड फॉरेन कंपनी, 380 हमारा है रजिस्ट्रेशन दिल्ली आरओसी से, 381 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 382 डिस्प्ले का, 383 हमारा किसका है उसका डीम्ड नोटिस का, 384 कंपनी पे कुछ सेक्शन लग सकते हैं इंडियन कंपनी के, 385 गवर्नमेंट फीस, 386 इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, 387 से लेके 392 तक है हमारे, 391 तक है हमारे आईडीआर के सेक्शन, 87 प्रोस्पेक्टस, 88 एक्सपर्ट की कंसेंट, 89 आरओसी को इन्फॉर्म, 90 आईडीआर इशू कर दो अगर रूल फॉलो कर दिए, 91 हमारा प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी। फिर उसके बाद 391 पनिशमेंट का है, 392 सू, अगर कंपनी कोई सेक्शन फॉलो नहीं करती तो कंपनी किसी को सू नहीं कर सकती, कंपनी को हर कोई सू कर सकता है। तो ये था हमारा फॉरेन कंपनी का। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एनसीएलटी की तरफ। छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है। छोटा सा चैप्टर है क्योंकि आगे वाले सेक्शन सारे डिलीट कर दिए थे आईसीआई ने, तो छोटा सा चैप्टर रह गया, पर इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे चैप्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चे, क्योंकि ये 30 to 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। हम ये अगर चैप्टर छोड़ दें तो हमने आधा पेपर छोड़ दिया लोगों का, ये मान लीजिए। तो हमें ये चैप्टर्स करने जरूरी हैं, छोटे हैं, इजी हैं। मैं ये कहूंगी डायरेक्टर लास्ट में रिवाइज कीजिए, ये पहले कीजिए, क्योंकि बच्चा डायरेक्टर रिवाइज करने के चक्कर में 7-8 चैप्टर लो के छोड़ देता है, 7-8 चैप्टर मायने रखते हैं। आप एक डायरेक्टर के चक्कर में, और डायरेक्टर सबका स्ट्रॉन्ग होता है, मैं भी करवाऊंगी नेक्स्ट रिवीजन डायरेक्टर की है, हमारे ये चैप्टर हो जाए फिर हम डायरेक्टर ही करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक लॉ करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले एनसीएलटी और नेकलेट की तरफ। तो एनसीएलटी का चैप्टर कहां से कहां तक है? 420 से लेके 434 तक, और जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं स्पेशल कोड, वो 435 से 446 बी तक। तो ये हमारी एक सीरीज है जो 2 चैप्टर साथ के साथ चलते हैं। कौन कौन से? 420 से 434, नेक्स्ट उसके बाद 435 से 446 बी। तो हम चलते हैं एनसीएलटी और नेकलेट, एक छोटा सा चैप्टर है, खत्म करते हैं इसको। 420 से 434 अगेन इसको बंचेस में करेंगे, जैसे इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हमने किया है वैसे ये चैप्टर करेंगे, बंचेस में होगा, इजीली याद होगा। इसके चैप्टर कैसे याद कर सकते हैं हम? देखिए
ये पूरा चैप्टर जो है 4-3-5-3 पे बेस है। 4-3-5-3 क्या है बच्चे, सेक्शन का बंच है, पहले 4 सेक्शन, फिर 3, फिर उसके बाद 5, फिर 3। पहले 4 सेक्शन बात करते हैं ट्रिब्यूनल के बारे में, एनसीएलटी के बारे में। तो हम चलते हैं 420 सेक्शन बोलता है एनसीएलटी जब भी ऑर्डर पास करेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा। मतलब ट्रिब्यूनल जब भी कोई ऑर्डर पास करेगा नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हुए पास करेगा। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना, मतलब कि हम पार्टी का पक्ष भी सुनेंगे, दोनों पक्ष सुन के ऑर्डर पास करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर अमेंड कर सकता है 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल के अंदर अंदर अगर ट्रिब्यूनल को लगता है या पार्टी को लगता है कि ऑर्डर में कोई मिस्टेक हो गई है तो वो ऑर्डर अमेंड हो सकता है। पर कब नहीं हो सकता, अगर पार्टी फर्दर अपील में चली जाए। अगर पार्टी आगे अपील में चली गई है नेकलेट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वहां पे ऑर्डर अमेंड नहीं हो सकता, वहां पे ऑर्डर आपका आप अमेंडमेंट के लिए एनसीएलटी को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप फर्दर अपील में जा चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 421। अगर आप एनसीएलटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप नेकलेट में जा सकते हैं। कितने दिन में, 45 + 45 डेज में। 45 फर्दर एक्सटेंशन है जो आपको सफिशिएंट कॉज पे मिलेगी। अब सफिशिएंट कॉज क्या है मैम, तो सफिशिएंट कॉज कोई भी हो सकता है। अगर बीपी भी लो है तो वो सफिशिएंट कॉज है। मेडिकल ग्राउंड ऑल आर सफिशिएंट कॉज। तो सफिशिएंट कॉज की बेस पे आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है नेक्स्ट 45 डेज की, 45 + 45 डेज में। कब नहीं जा सकते नेकलेट के पास, अगर पार्टी की कंसेंट से ही ऑर्डर पास हुआ है। अगर एनसीएलटी ने पार्टी की कंसेंट से ही ऑर्डर पास किया है तो उस केस में आप नहीं जा सकते फर्दर नेकलेट के पास विद इन 45 डेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट 422 हमारा है, दोनों स्पीडी ट्रायल है। तो इन्होंने बोला 3 महीने में अपना डिस्पोज ऑफ कर दो और प्लस 90 डेज की एक्सटेंशन और मिल जाएगी। तो इन्होंने बोला कंपनीज एक्ट ने कि दोनों एनसीएलटी या नेकलेट कितने टाइम में केस डिस्पोज ऑफ कर देंगे, अपना वर्डिक्ट सुना देंगे, अपना फैसला सुना देंगे 3 महीने में, प्लस 90 डेज का कंडीशन ऑफ डिले और मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 423, अगर आप नेकलेट से भी खुश नहीं हो तो कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में 60 + 60 डेज में। अगेन 60 डेज की फर्दर एक्सटेंशन सफिशिएंट कॉज में मिलेगी। तो ये था हमारा 4 सेक्शन का एक बंच अपील का। पहला सेक्शन क्या कहता है 420 बच्चे कि आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, एनसीएलटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और 2 इयर्स में अपना ऑर्डर अमेंड कर सकते हैं। और कब नहीं कर सकता, अगर आप फर्दर अपील में चले गए हैं। 421 हमारा क्या है, एनसीएलटी से कुछ नहीं होता नेकलेट में जा सकते हो 45 + 45 डेज में। और अब कोई भी कब नहीं जा सकते, अगर पार्टी की कंसेंट से ही एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है तब। फिर उसके बाद 422 हमारा स्पीडी ट्रायल 3 महीने प्लस 90 डेज का। 423 हमारा क्या है बच्चे कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर नेकलेट से कुछ नहीं हो 60 + 60 डेज में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 424 से 426 तक जो बात करता है पावर्स ऑफ एनसीएलटी की, कि एनसीएलटी को क्या क्या पावर है। तो ये 3 सेक्शन पावर्स की बात करते हैं। 424 क्या कहता है, एनसीएलटी को पावर है सिविल कोर्ट की। सिविल कोर्ट की क्या पावर है एनसीएलटी और नेकलेट को, सिविल कोर्ट क्या कहता है बच्चे, सिविल कोर्ट को क्या पावर है, सिविल कोर्ट की पावर मैंने अभी आपको बताई थी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में, समन्स, प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओथ, एफिडेविट। तो यही पावर एनसीएलटी और नेकलेट के पास है। 425 पावर ऑफ कंटेम्प्ट, ये मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ। आपने रुस्तम मूवी देखी हो, अक्षय कुमार की आई थी, उसमें क्या था कि वो एक केस रन होता है, तो उसमें हाई कोर्ट के अंदर एक केस रन हो रहा है, तो उसमें जो जज है उसमें एक वो सर्वेंट आती है कोई उसकी गवाही देने के लिए, तो वो सर्वेंट कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करती है, तो उसमें उसको 1 डे की जेल सुनाई जाती है। मतलब केस से हटके किसी को पनिशमेंट दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, क्योंकि उसने कोर्ट ऑफ लॉ को अपमानित किया है, उसको क्या है कि हार्म किया है। तो ये पावर एनसीएलटी के पास भी है, हाई कोर्ट के पास ये पावर रहती है। तो एनसीएलटी और नेकलेट को भी पावर ऑफ कंटेम्प्ट दिया गया है। मतलब कि अगर कोर्ट को कोई अपमानित करेगा, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेगा, तो उसको जो एनसीएलटी या नेकलेट भी है वो भी उसको पनिश कर सकता है, केस से हटके किसी को पनिशमेंट मिल सकती है वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 426 पावर ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि अगर आपने किसी के ऊपर इंक्वायरी करनी है तो एनसीएलटी या नेकलेट खुद तो जाएंगे नहीं, तो कोर्ट पावर ये डेलीगेट कर सकता है इंस्पेक्टर को, तो पावर है डेलीगेशन करने की ऑफ द इंक्वायरी। तो ये 3 पावर है एनसीएलटी और नेकलेट के पास, पहली सिविल कोर्ट की, दूसरी पावर ऑफ कंटेम्प्ट, और तीसरी हमारी कौन सी पावर है, डेलीगेशन की, कि हम इंक्वायरी करने की पावर डेलीगेट कर सकते हैं किसी इंस्पेक्टर को। नेक्स्ट उसके बाद 5 सेक्शन आते हैं, ये ऑफिसर्स पे हैं, एनसीएलटी और नेकलेट के ऑफिसर्स पे।
पहला सेक्शन 427 क्या कहता है कि एनसीएलटी और नेकलेट के जो ऑफिसर्स है, जो एम्प्लॉयज है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट माने जाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब सरकारी सर्वेंट माने जाएंगे, इन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 428 बोलता है कि अगर ये प्रूफ कर दे कि इन्होंने गुड फेथ में डिसीजन दिया था, मान लीजिए कि मैं आज एनसीएलटी की मेंबर हूं और मैंने कोई डिसीजन दिया, किसी को मिस्टर एक्स को कोई 2 इयर्स की इंप्रिजनमेंट दे दी, बाद में पता लगता है कि वो एक्स इनोसेंट था, पर मैंने जब जजमेंट दी तो मैंने सारे फैक्ट्स देख के दी, मतलब मेरी जगह कोई और भी होता तो यही डिसीजन देता उस टाइम पे। तो उस केस में अगर हम प्रूफ कर दे कि हमने गुड फेथ में डिसीजन दिया था तो हमें कोई सू नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद 429 है हमारा सीएमएम, ये इंपॉर्टेंट है, चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट। ये क्या है, अगर एनसीएलटी ने किसी की प्रॉपर्टी अटैच करनी है तो एनसीएलटी या नेकलेट दोनों ही किसको ऑर्डर पास करेंगे, सीएमएम को, चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट को। वो प्रॉपर्टी अटैच करके देगा लोकल पुलिस फोर्स की हेल्प से। तो लोकल पुलिस फोर्स की हेल्प से सीएमएम प्रॉपर्टी अटैच करके देगा 429 सेक्शन में एनसीएलटी या नेकलेट को। और ध्यान रखिएगा सीएमएम को भी कोई सू नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है कोर्ट के। नेक्स्ट उसके बाद 430 सेक्शन है, सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा एनसीएलटी और नेकलेट की प्रोसीडिंग में। 431 है कि अपॉइंटमेंट इनकी वैलिड रहेगी, अपॉइंटमेंट अगर डिफेक्टिव है तो एक्शन इनके वैलिड रहेंगे, जैसे हम डायरेक्टर में भी करते हैं। अगर इनकी अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है, मतलब इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह प्रॉपर नहीं थी फिर भी अपॉइंट हो गए, बाद में पता लगता है, तो इन्होंने अपने जो कार्यकाल बोलते हैं, जो अपना टेन्योर है, उसके अंदर जो भी डिसीजंस लिए होंगे वो वैलिड रहेंगे, अनलेस वो इलीगल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 5 सेक्शन थे ऑफिसर्स पे। पहला सेक्शन क्या था, इन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, गुड फेथ में काम किया तो इनको कोई सू नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीएमएम 429। 430 हमारा सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा इनकी प्रोसीडिंग में। 431 हमारा था कि अगर इनकी अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो एक्शन वैलिड माने जाएंगे। लास्ट के 3 सेक्शन इस चैप्टर के क्या है, 432 लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अभी डिस्कस किया था O&M करते हुए, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। हमने क्लास एक्शन का सेक्शन किया था 245, तो उसमें यह था कि हम एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करके ट्रिब्यूनल में भेज देंगे, सारे शेयर होल्डर मिलके एक सिंगल ट्रिब्यूनल में। तो ऐसा कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का जो पावर देता है कि हम अपने बिहाफ पे किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, तो वो है 432। 432 सेक्शन कहता है कि आप अपने बिहाफ पे ट्रिब्यूनल में किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो। 433 हमारा लिमिटेशन एक्ट का। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी एक्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं मेंशन, मान लीजिए कि मेरे को नहीं मेंशन कि सुप्रीम कोर्ट में आप कितने दिन में जा सकते हो, तो फिर वहां पे हम लिमिटेशन एक्ट की टाइम लिमिट लेंगे। लिमिटेशन एक्ट की टाइम लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिटेशन एक्ट में टाइम लिमिट्स लिखी गई हैं, वो जनरल एक्ट है, अगर किसी एक्ट में नहीं दी गई तो हम वहां से उठाएंगे। जैसे कि टाइम बार डेट 6 महीने 3 साल बाद टाइम बार हो जाता है, तो वो टाइम बार डेट लिमिटेशन एक्ट में लिखा गया है, तो इसी तरह से इन्होंने बोला लिमिटेशन एक्ट की टाइम लिमिट ली जाएगी। नेक्स्ट, ट्रांजिशनल प्रोविजन। पहले कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अब क्या हो गया, एनसीएलटी, नेकलेट, देन सुप्रीम कोर्ट। तो सीएलबी के सारे केसेस कहाँ ट्रांसफर हो गए, एनसीएलटी में। हाई कोर्ट के हाई कोर्ट में ही रहे उस टाइम पे, और कंपनी लॉ बोर्ड के केसेस कहाँ ट्रांसफर हो गए, एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो ये था हमारा एनसीएलटी चैप्टर, छोटा सा था, मैंने कहा था बंचेस में याद हो जाएगा। 4 3 5 3 420 से लेके 434 तक सारे सेक्शन है। पहले 4 सेक्शन अपील पे हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड 2 इयर्स में अमेंड करेगा ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी अपना। फिर उसके बाद नेकलेट में जाओगे 45 + 45 में, देन स्पीडी ट्रायल 3 मंथ्स का रहता है और प्लस 90 डेज। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो 60 + 60 डेज में। नेक्स्ट 3 सेक्शन पावर के हैं, पावर ऑफ सिविल कोर्ट, पावर ऑफ कंटेम्प्ट, पावर ऑफ डेलीगेशन ऑफ इंक्वायरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे 5 सेक्शन है, गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा, गुड फेथ में काम किया, सू नहीं करेंगे, सीएमएम, सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो एक्शन वैलिड। लास्ट 3 सेक्शन मिसलेनियस है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लिमिटेशन एक्ट और ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो ये हमारा होता है एनसीएलटी और नेकलेट आज कंप्लीट। नेक्स्ट, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट हमारा 435 से लेके 446 बी तक।
इसी सीरीज 434 पे एनसीएलटी खत्म हुआ, 435 से 446 बी से तक हमारा क्या है स्पेशल कोड। अब हम करेंगे स्पेशल कोड, देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मिसलेनियस की तरफ। तो डायरेक्टर को छोड़ के हमारा कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मॉड्यूल 2 कंप्लीट, और मॉड्यूल 1 में जो आईसीआई के डायरेक्टर के चैप्टर है पहले 3, उसको छोड़ के जितने भी चैप्टर हैं वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो 1 डे रिवीजन की वीडियो का मतलब यही है कि कम टाइम में हम कितने चैप्टर कवर अप करते हैं और आप कितना लो रिवाइज कर पाते हैं, क्योंकि उस एक दिन का स्ट्रगल है बच्चे, उस एक दिन में आपने जितना पढ़ लिया ना, आप पेपर में वो लिख के आओगे। तो आपको रिवीजन चाहिए मस्ट, इस टाइम पे आपको चाहिए कि फटाफट फटाफट हमारी रिवीजन हो चुके, मल्टीपल रिवीजन हो जाए। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको सेक्शन रिमाइंड होंगे, सेक्शन के बीच के डिफरेंस पता लगेंगे, और 2 दिन बाद आप सुनोगे तो आपके माइंड में खुद जो मैं बोल रही हूँ वो चलेगा आपके माइंड में। वो आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको वो सुनेगा कि हाँ मैंने ये सुना था वीडियो में, ठीक है। तो आप जरूर सुनिएगा इस वीडियो को, इट्स वेरी हेल्पफुल। कल टैक्स ऑडिट की वीडियो मैंने जब रिलीज की तो काफी बच्चों के कमेंट्स और मैसेजेस आए, उसके लिए थैंक यू, काफी बच्चों को पसंद आई। तो ये वीडियो भी जरूर बताइएगा कैसी लगी। तो अब हम करेंगे स्पेशल कोड, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू मूव ऑन स्पेशल कोड। अब हम स्पेशल कोड डिस्कस करेंगे चैप्टर। अब तक हम कौन कौन से चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, फॉरेन कंपनी एंड एनसीएलटी नेटलेट। तो हम 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं अपने कंपनी लॉ के। नाउ वी मूव ऑन टू स्पेशल कोड। स्पेशल कोड डिस्कस करने के बाद मैं आपको मिसलेनियस करवाऊंगी। होप सो आप इस रिकॉर्डिंग के देखने के साथ साथ आप वो फाइल भी कर रहे हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है। उसके अंदर इस बार के एमटीपी आरटीपीज हैं, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज बाइफर्केशन की हुई है। इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू, तो आप जरूर कीजिएगा। पेपर एग्जाम्स में टाइम बहुत कम है तो फास्ट फास्ट रिवीजन कीजिए। और मैं अपनी क्लासेस जो प्रोवाइड कर रही हूँ आपको ईवाईटी चैनल पे, लास्ट 1 डे रिवीजन, तो ये आप लो 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आप लो 2 बार रिवाइज कर लें बिफोर एग्जाम। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपकी लो स्ट्रोंग होगी। तो हम कंसेप्ट और डिफरेंसेस रिवाइज कर रहे हैं और आपको सेक्शन नंबर भी ऑलमोस्ट रिमाइंड हो जाएंगे। तो देखिए स्पेशल कोड, स्पेशल कोड की सीरीज कहां से कहां तक बताई थी मैंने आपको? सेक्शन 435 से 446 बी तक। 435 से 446 बी तक है हमारा स्पेशल कोड। स्पेशल कोड की सीरीज जो है हमारी फर्स्ट सेक्शन 435 सेक्शन कहता है कि स्पेशल कोर्ट इंडिया में स्टैब्लिश कौन कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्पेशल कोर्ट, एनी नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकती है। एनी नंबर का मतलब है कि जितने मर्जी स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, उसकी मर्जी है कि वो कितने स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करना चाहती है। तो सीजी की डिस्क्रिप्शन है, फिलहाल इंडिया में एक ही स्पेशल कोर्ट है, तो स्पेशल कोर्ट सीजी के पास पावर है एस्टैब्लिश करने की। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 436 क्या बोलता है? केसेस, स्पेशल कोर्ट में केसेस कैसे जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा कि पहले डिटेंड किया जाता है। अगर रीजन टू बिलीव है कि ये पर्सन फ्रॉडुलेंट है, गिल्टी है, तो उसको डिटेंड किया जाएगा, मतलब कि हिरासत में लिया जाएगा। डिटेंड करेंगे तो जुडिशियल जो ऑफिसर है वो 15 डेज के लिए डिटेंड करेगा और एग्जीक्यूटिव 7 डेज के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अगर लेस देन 2 इयर्स की इंप्रिजनमेंट का केस है, मतलब कि हमें लगता है कि इसका जो ग्राउंड है उसमें जो पनिशमेंट है वो लेस देन 2 इयर्स है, तो उस केस में लेस देन 2 इयर्स के केस में ये केस कहां जाएगा? मैजिस्ट्रेट के पास। और अगर 2 ईयर या उससे अबव का केस है तो ये कहां जाएगा? स्पेशल कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट में भी फिर आगे 2 ट्रायल है, समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल। समरी ट्रायल क्या कहता है? समरी ट्रायल कहता है कि पहले केस यहाँ पे आएगा, अगर समरी ट्रायल से हैंडल नहीं हो रहा तो वो केस जाएगा रेगुलर ट्रायल में। समरी ट्रायल 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट अनाउंस कर सकता है। समरी ट्रायल के पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं किसी भी पर्सन को फॉर 1 ईयर। अगर 1 ईयर से ऊपर की पनिशमेंट देनी है तो वो रेगुलर ट्रायल में जाएगा। अगर कोई केस 3 साल से ऊपर की इंप्रिजनमेंट का है तो वो समरी में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट रेगुलर में जाएगा। तो रेगुलर में जाने के 3 केसेस हैं, कौन कौन से? एक तो पनिशमेंट 1 साल से ऊपर की देनी है, या फिर डायरेक्ट 3 ईयर से ऊपर का केस है तो डायरेक्ट रेगुलर में भेज दो, या समरी वाले से कोई केस हैंडल नहीं हो रहा तब। ठीक है, तो 436 सेक्शन क्या कहता है? डिटेंड। सबसे पहले हम डिटेंड करेंगे, जुडिशियल डिटेंड करते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं। जुडिशियल 15 डेज के लिए, एग्जीक्यूटिव 7 डेज के लिए। देन अगर लेस देन 2 इयर्स का तो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा।
2 ईयर से उससे ज्यादा का है तो समरी ट्रायल या रेगुलर ट्रायल में एज पर देयर कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट 437 हाई कोर्ट की पावर। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट केस ट्रांसफर कर सकता है, और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में दो स्पेशल कोर्ट है, मान लीजिए राजस्थान में 2 स्पेशल कोर्ट है, तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कौन से स्पेशल कोर्ट में केस रन होगा। मतलब हमारी डिस्क्रिप्शन नहीं है पार्टी की कि हम कौन से स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट बताएगा कि आप कौन से स्पेशल कोर्ट में अपना केस फाइल करेंगे। 438 है सीआरपीसी। अगर हमारे जो इंडिया में सीआरपीसी एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो ये क्या है, ये सबको फॉलो करना होता है। किन किन को? कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो इनको फॉलो करना होता है। तो इन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट भी सीआरपीसी फॉलो करेगा। नेक्स्ट उसके बाद 439 ऑफेंस अंडर कंपनी लॉ, इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ में 2 तरह के ऑफेंस होते हैं बच्चे, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल। कौन कौन से? कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल। मतलब एक के साथ नॉन आ गया तो दूसरे के साथ नहीं आता। अब देखिए कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, अभी मैंने आपको बताया था इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 212 में एसएफआई होगा ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल क्या होता है? बिना वारंट के घर से उठा के ले जाएंगे और बेल भी नहीं मिलेगी। तो कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट की पावर है और आपको बेल भी नहीं मिलेगी। और नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल मतलब कि विद वारंट आपको लेके जाएंगे, वारंट के साथ लेके जाएंगे और आपको बेल भी मिल जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा है? कॉग्निजेबल 212, जो मैं आपको बता चुकी हूँ एसएफआई होगा। अगर हम किसी और एक्ट की बात करें तो पामला भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ही है। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है? वुमेन, सिक पर्सन, अंडर एज ऑफ 16, अंडर एज ऑफ 16 है, ध्यान रखिएगा। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारी एप्लीकेशन को अपोज ना करे, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है तो कोर्ट को लगता है कि हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें इस ग्राउंड के बेस पे वो बेल दे सकते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला कि कॉग्निजेंस कौन कर सकता है। इस बार के एमटीपी में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, कॉग्निजेंस कौन कर सकता है बच्चे? कॉग्निजेंस का मतलब है कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है? तो आरओसी, शेयर होल्डर या फिर सीजी ऑथराइज पर्सन। और अगर कोई सिक्योरिटी या डिविडेंड को लेके कोई कंप्लेन है तो वो सैबी करेगा। मतलब कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, कोर्ट खुद से केस फाइल नहीं कर सकता, कोर्ट खुद से केस रीओपन नहीं कर सकता। मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई अनाउंसमेंट आ गई और कोर्ट उसके खिलाफ केस रन करना चाहता है तो खुद से नहीं कर सकता, अनलेस कि अगर किसी की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं होती। किसकी? आरओसी, कंपनी, सीजी ऑथराइज पर्सन या फिर सैबी इन केस ऑफ सिक्योरिटी और डिविडेंड इश्यू, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है 440 ट्रांजिशनल प्रोविजन। ये क्या कहता है? सेशन कोर्ट के जजेस से काम चला लेंगे जब तक स्पेशल कोर्ट के नहीं आ जाते। पहले इंडिया में सेशन कोर्ट हुआ करते थे, अभी भी हैं। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, सिविल केसेस भी। तो होता क्या था कि बहुत ज्यादा बल्कीनेस हो जाती थी कि एक कोर्ट में मर्डर केस भी चल रहा है, एक कोर्ट में कंपनीज एक्ट का केस भी चल रहा है, तो स्पेशल कोर्ट रखे गए, स्पेशल कोर्ट फॉर द कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट के लिए रखे गए कि भाई कंपनी लॉ के, कॉर्पोरेट लॉ के केसेस को हैंडल किया जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि अगर स्पेशल कोर्ट के जजेस अपॉइंट नहीं हुए हैं तो सेशन कोर्ट के जजेस से काम चला लिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 441 डिलीटेड है, ये पहले कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस था तो ये डिलीट हो चुका है। 442 एमसीपी, मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, ये क्या है? ये हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट करते हैं, ये उसी पे बेस्ड है। पर ध्यान रखिएगा लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बताओ। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम 442 सेक्शन हिट करेंगे और ये बताएंगे ये क्या होता है। दिस इज अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है, एक एक्सपर्ट का पैनल होता है जो न्यूट्रल पर्सन होते हैं, मतलब पार्टी से अनरिलेटेड पर्सन होते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन, जो क्या है कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। मान लीजिए कोर्ट की प्रोसीडिंग बहुत लंबी चल रही है, अब हमें क्या, हमें सेटलमेंट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, तो विन विन की सिचुएशन हो जाती है। उसके अंदर पार्टी क्या करती है, किसी न्यूट्रल पर्सन या इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करती है एज अ मीडिएशन एंड कंसिलेटर। तो वो क्या है, वो 3 महीने के अंदर अंदर अपना वर्डिक्ट सुना देता है। तो ये एक कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज होता है, पार्टी खुद भी जा सकती है, कोर्ट भी भेज सकता है पार्टी को। तो ये न्यूट्रल पर्सन हेल्प करते हैं आपकी सेटलमेंट करवाने में। तो दिस इज द एमसीपी कंसेप्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 443, 444, ये दोनों कंबाइंड है। 443 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर को, सरकारी वकील बोला जाता है जिसे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा।
444 क्या कहता है, उस वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीजी के कहने पे, सीजी के बिहाफ पे एक्विटल के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। एक्विटल कौन है बच्चे, एक्विटल यहाँ पे है इनोसेंट पर्सन। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने किसी को बाइज्जत बरी कर दिया है, किसी को निर्दोष बोल दिया है, किसी को इनोसेंट बोल दिया है, पर सीजी को लगता है कि नहीं ये पर्सन फ्रॉडुलेंट है, इस पे फिर से केस रन होना चाहिए, तो सीजी क्या करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हेल्प से उस बंदे पे जिसको कोर्ट ने एक्विटल कह दिया है उस पे फिर से केस रन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 445 कंपनसेशन एंड फाइन की अमाउंट कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी, तो डैमेजेस पे करने में, जिस पर्सन को डैमेजेस हुए उसको कंपनसेट करने में, रिवॉर्ड देने में, जिस पर्सन ने उस पर्सन के खिलाफ रिपोर्ट फाइल की थी तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, एंड द लास्ट वन कोर्ट के एक्सपेंसेस बियर करने में। नेक्स्ट उसके बाद 446 का ए और 446 का बी। 446 का ए क्या कहता है कि पनिशमेंट डिसाइड करते टाइम, पनिशमेंट की अमाउंट डिसाइड करते टाइम कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, तो कौन सी नेचर की कंपनी है, कितने साइज की कंपनी है, और कंपनी किस पे लग रहा है, किस पे एलिगेशन लगा है, किस पे फ्रॉड प्रूफ हुआ है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसने रिपीट किया है फ्रॉड, किसको इंजरी हुई है उस फ्रॉड की वजह से, कितने डैमेजेस हुए हैं, तो ये सब बातें ध्यान में रख के हमें पनिशमेंट की अमाउंट डिसाइड करनी चाहिए। 446 बी अमेंड हुआ था, ये सेक्शन क्या कहता है 446 बी बच्चे, 1 सेकेंड बता भी दूं आपको यहां से, ये ना 446 बी कहता है कि पहले क्या था, स्मॉल कंपनी और हमारी स्मॉल कंपनी और ओपीसी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे 50% पेनल्टी लगेगी अगर वो 92 और 137 में डिफॉल्ट करती है, तो 92 और 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो जितनी पनिशमेंट एक नॉर्मल कंपनी पे लगती है उसकी हाफ पनिशमेंट लगेगी ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे, पर इसमें इंक्लूड कर दी गई 2 कंपनियां और, प्रोड्यूसर कंपनी एंड द थर्ड वन इज हमारी स्टार्टअप। तो 4 कंपनियां बोल दी हैं, स्टार्टअप, प्रोड्यूसर कंपनी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी। इन कंपनीज पे 50% पेनल्टी लगेगी अगर इन्होंने 137 या 92 का वायलेशन किया है तो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 446 बी तक हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया स्पेशल कोड, पर इसमें 2 सेक्शन और बताऊंगी मैं आपको। एक तो 450 जर्नल पेनल्टी जो अमेंड हुई है, जर्नल पेनल्टी कंपनी पे पूरे कंपनीज एक्ट में अगर किसी ऑफेंस की कोई पेनल्टी नहीं दी गई है तो वो पेनल्टी ये वाली कंसीडर की जाएगी, कंपनी पे 10,000, कंटिन्यू ऑफेंस में 1,000 पर डे और मैक्सिमम 2 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी 10,000, कंटिन्यू ऑफेंस में 1,000 पर डे, पर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है 50,000, कंपनी पे कितनी थी 2 लाख। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है 454। ये क्या कहता है, एओ ने अगर किसी पे कोई पेनल्टी इंपोज की है ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे, किसके रिगार्डिंग पेनल्टी इंपोज हुई है बच्चे, 92 और 137 को लेके, मतलब मान लीजिए कि जो एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके अगर किसी पे पेनल्टी इंपोज हुई है कि उसने फाइल नहीं किए, तो अगर वो रेक्टिफाई कर लेता है, रेक्टिफाई करने का मतलब क्या है कि अगर नोटिस इशू होने से पहले रेक्टिफाई कर ले या नोटिस इशू होने के विद इन 30 डेज रेक्टिफाई कर ले तो उस केस में वो पेनल्टी उस पर नहीं लगेगी, पर नोटिस इशू होने के 30 डेज के बाद रेक्टिफाई करता है तो उसे वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आपने विद इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज फाइल नहीं किया आरओसी को, तो एजीएम से जैसे 60 डेज में ऐसे फाइल करते हैं, हमारे इंटर में पढ़ते हैं, तो अगर वो नहीं किए हैं आपने तो उस केस में क्या होगा, अगर नोटिस इशू होने से पहले पहले आप रेक्टिफाई कर लो या फिर नोटिस इशू होने के बाद विद इन 30 डेज आप रेक्टिफाई कर लो तो आप पे वो पेनल्टी इंपोज नहीं होगी, आप बच जाएंगे, अदरवाइज आप पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी स्पेशल कोड कराया, क्विक रिकैप ले लेते हैं। 435 क्या था, एनी नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट सीजी एस्टैब्लिश कर सकता है। 436 केसेस कैसे कैसे स्पेशल कोर्ट में रन होंगे, मैजिस्ट्रेट, देन समरी ट्रायल, रेगुलर ट्रायल। 436 क्या था, हम 436 ये था। 437 हाई कोर्ट को पावर है वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट चूज करने की भी। 438 सीआरपीसी, स्पेशल कोर्ट सीआरपीसी फॉलो करेगा। फिर उसके बाद 439 ऑफेंस अंडर कंपनी लॉ, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल। 440 हमारा है ट्रांजिशनल प्रोविजन कि सेशन कोर्ट के जजेस से काम चला लेंगे, स्पेशल कोर्ट में नहीं है तो। फिर उसके बाद 442 एमसीपी, 443 पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे। 444 हमारा है
कि 444 की एक्विटल के अगेंस्ट वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस फाइल करेगा। 445 कंपनसेशन, 446A हमारा है फैक्टर्स पनिशमेंट डिसाइड करते हुए, और 446B ओपीसी स्मॉल प्रोड्यूसर स्टार्टअप पे 50% पेनल्टी लगेगी। एक 450 मैंने आपको बताया जनरल पेनल्टी, एंड 454 अभी मैंने डिस्कस किया कि आप पेनल्टी से बच सकते हैं अगर नोटिस इशू होने से पहले और नोटिस इशू होने के विद इन 30 डेज अगर आपने जो रेक्टिफाई है, जो ऑफेंस है वो रेक्टिफाई कर दिया तो। ठीक है, तो ये हमारा हुआ स्पेशल कोड। तो हमारे 6 चैप्टर हो चुके हैं बच्चे, लास्ट मिसलेनियस रहता है, उसके बाद हमारा डायरेक्टर रहेगा। तो आज मैं आपको इतना ही सम अप कर रही हूँ। तो क्विक एक रिकैप लेते हैं। हमने सबसे पहले किया ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, जिसमें थे 6 सेक्शन। 244 किसका था हमारा, हु कैन अप्लाई, 245 क्लास एक्शन, 241 ग्राउंड्स ऑफ अपील, 242 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, 243 कोई टर्मिनेट और मॉडिफाई नहीं करेगा विद इन 5 ईयर और नो कंपनसेशन, और 246 विद वाइंडिंग अप के प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। डन। अमालगमेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट 230 से 240, 230 किसका था हमारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, 231 डेट पे नहीं कर पा रहे वाइंड अप हो जाएगा, 232 मर्जर अमालगमेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, 234 फॉरेन कंपनी मर्जर, 235 डिसेंटिंग, इसके तार किससे जुड़े थे, 238 से आरओसी से एनओसी, 236 माइनॉरिटी शेयर होल्डर, 237 सीजी सुओमोटो, 239 8 ईयर्स तक बुक प्रिजर्व, और 240 हमारा ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटी न्यू कंपनी पे। डन। नेक्स्ट उसके बाद हमने किया था इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। तो हमने बंचेस में किए थे 20678 6 आरओसी इंक्वायरी पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, 207 सिविल कोर्ट की पावर, 208 आरडी और सीजी को रिपोर्ट जाएगी, 209 2029 सर्चेस और पनिशमेंट फॉर एमएफ दास। फिर उसके बाद 210 सीजी ने इन्वेस्टिगेशन कराई, 213 एसआर पास नहीं हो रहा तो एनसीएलटी और सीजी की परमिशन से इन्वेस्टिगेशन हुई, 11-12 एसएफआईओ, 214 सिक्योरिटी, 215 इंडिविजुअल इंस्पेक्टर, 216 हमारा ट्री ओनरशिप का, 217 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, 218 एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, 219 रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन, 221 और 20 हमारा हो चुका था सर्च का, 21-22 फ्रीजिंग ऑफ असेट, फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी, 223 सीजी को रिपोर्ट, 224 सीजी की एक्शन, 225 फ्रॉडुलेंट पर्सन से एक्सपेंस रीइंबर्स कराए जाएंगे, 226 हमारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप डजंट अफेक्ट इन्वेस्टिगेशन, 227 हमारा था कि लॉयर और बैंकर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं, 228 हमारा लास्ट था फॉरेन कंपनी पे चैप्टर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा, और 229 पनिशमेंट अगेन जो हम कर चुके थे एमएफ दास की। नेक्स्ट उसके बाद हमने किया था फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी 242 में। 379 हमारा था डीम्ड फॉरेन कंपनी, 380 सीओआर दिल्ली आरओसी से, 381 हमारा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 382 हमारा है नेक्स्ट उसके बाद डिस्प्ले का, 383 था हमारा कि कंपनी पे इंडियन सेक्शंस भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, 384 सेंट्रल गवर्नमेंट फीस वगैरह प्रिस्क्राइब करेगी, 386 था हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का। नेक्स्ट उसके बाद 387 से 391 तक हमारे सेक्शंस थे उसके बाद आईडीआर के। 387 में हमने प्रोस्पेक्टस इशू कराया, 388 में एक्सपर्ट की कंसेंट ली, 389 में आरओसी क्या था कि उस आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे, 390 हमारा था कि गवर्नमेंट अगर सबके रूल फॉलो हो गया आईडीआर इशू हो जाएगा, 391 अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हो गया तो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज होगी, 392 पनिशमेंट का, 393 सू का कि अगर कंपनी कोई प्रोविजन फॉलो नहीं करती है तो कंपनी को कोई भी सू कर सकता है, कंपनी किसी को सू नहीं कर सकती इंडिया में। नेक्स्ट उसके बाद हमने किया एनसीएलटी, फिर स्पेशल कोर्ट। एनसीएलटी 420 से 434 तक, इसके पंचेस कैसे थे 4353। 4 पहले 4 सेक्शन हमारे कौन से हैं, एनसीएलटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, 2 साल में अमेंड कर सकता है, 421 नेगलेक्ट 45 प्लस 45 डेज, फिर उसके बाद 422 स्पीडी ट्रायल, 424 हमारा किसका था कि अगर सेंटर नेगलेक्ट से कुछ नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट 60 प्लस 60 डेज में। फिर पावर के 3 सेक्शन थे, पावर ऑफ हमारी सिविल कोर्ट, पावर ऑफ कंटेम्प्ट, पावर ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फिर उसके बाद 5 सेक्शन थे ऑफिसर पे, ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन गुड फेथ में काम किया तो सू नहीं करेंगे, सीएमएम 439। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा था सेक्शन, उसके नेक्स्ट हमारा था सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो एक्शन वैलिड माने जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट 3 सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांजिशनल प्रोविजन।
अब 435 से 446 बी तक मैंने अभी आपको बताए हैं, और 450 और 454 जो हमारे अमेंडेड सेक्शन थे वो डिस्कस किए। अब हमारा मिसलेनियस रहता है। मिसलेनियस में कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं हमारे बच्चे? रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड वैल्यूर, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और मिसलेनियस के सर्टिफाइड प्रोविजंस। तो ये हम कल करेंगे, और विद अलोंग विद दैट मैं डायरेक्टर करवाऊंगी आपको पूरा। तो आज ये चैप्टर्स कर लीजिएगा। मैंने फाइल शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन आंसर वहां से कर लीजिएगा जितने भी हैं इन चैप्टर्स के। स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू की बुकलेट के आपने बाइफर्केशन आपको मिल गई थी बहुत पहले ही, होप सो आपने सारे एमसीक्यू कर लिए हो अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो आप फटाफट क्विक रिवीजन लीजिए। लो आप दो बार रिवाइज कर लेंगे अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो। मेक श्योर कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और बहुत अच्छे से लो और ऑडिट करके जा रहे हैं। थैंक यू।